हेलो, हेलो, हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? चलो, स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे आईटीसी का रिवीजन। और एक चीज़ कि अपना जो सुपर रिवीजन है, ये सुपर रिवीजन आई नो कि तुम लोग लास्ट डे पे भी देखोगे, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक एनी डाउट्स राइट नाउ। मैं जस्ट तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे पास बुक होगी ना, वो तुम लोग जस्ट बुक ओपन करके रखो और वी विल बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग। अभी मैं टाइम मालूम नहीं, पर मैं जो करूँगा वो बहुत अच्छे से करूँगा। तुम्हारा पूरा का पूरा आईटीसी रिवाइज़ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे भाई का है। स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और स्टार्ट करने के पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए रहोगे, तो प्लीज़ इस चैनल पे सब्सक्राइब्ड रहना और उसके साथ-साथ प्लीज़ लाइक बटन भी दबाना। तुम लोगों के लिए काफ़ी एफर्ट्स दे रहा हूँ भाई, एक इतना तो कर सकते हो तुम लोग। स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी तक हम लोग ने बहुत सारे सुपर रिविजन्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। हम लोग अभी आईटीसी कर रहे हैं। लेट्स कवर दिस आईटीसी इन द मोस्ट ब्यूटीफुल मैनर। स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी तुम्हारे पास बुक अवेलेबल होगा, मतलब तुम लोगों के पास मेरे नोट्स होंगे या फिर किसी और के नोट्स होंगे, इट इज़ एब्सोल्यूटली ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तुम लोग ये रेफर कर सकते हो। अगर ये मेरे नोट्स अगर तुम लोगों को चाहिए होंगे, देन इन दैट केस मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर तुम लोगों को मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में दोस्तों कितने सेक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पहले देखते हैं। देयर आर बेसिकली 3 सेक्शंस व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस आईटीसी। नंबर 1 सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18 एंड देयर आर सर्टेन नोटिफिकेशंस आर आल्सो देयर। ठीक है। सेक्शन नंबर 16 सबसे पहले पढ़ेंगे, पर उसके भी पहले ये बात करते हैं कि मुझे अगर किसी का आईटीसी चाहिए होगा, देन इन दैट केस आईटीसी किसका-किसका मिल सकता है। आई कैन गेट द आईटीसी ईदर फॉर इनपुट सर्विसेज या फिर कैपिटल गुड्स, अगर मैंने कौन सा कैपिटल असेट परचेज किया होगा तो। परफेक्ट एकदम। इधर ध्यान दो सब लोग। सेक्शन नंबर 16 के अंदर उन्होंने बोला है कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच यू नीड टू सैटिस्फाई सो दैट यू विल गेट द आईटीसी। बराबर। तो सर कौन से कंडीशंस है? सबसे पहला कंडीशन, अगर मुझे आईटीसी चाहिए होगा, देन इन दैट केस मेरे पास क्या होना चाहिए बाबा? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बराबर, तो ही मुझे आईटीसी मिल जाएगा। नंबर 2, मैंने जो भी इनवर्ट अप्लाई किया है वो मेरे बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। मैंने जो भी इनवर्ट अप्लाई किया है वो मैंने बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी मेंटेन्ड, मतलब ये चीज़ें जो है वो मैंने मेंटेन करनी चाहिए। मतलब मुझे जो भी इनवॉइस रेज़ किया होगा, मेरे पे जो भी डेबिट नोट अगर रेज़ हुआ होगा, उसपे भी जीएसटी लगाया होगा। बराबर? तो ये सबका मेरे पास क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशंस मेरे पास होना चाहिए। एकदम परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो ये डॉक्यूमेंट्स मतलब टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट है, बिल ऑफ एंट्री इज़ और नॉट एप्लीकेबल फॉर यू बिकॉज़ वो इम्पोर्ट के टाइम पे लगता है और कस्टम्स के टाइम पे लगता है, ठीक है? उसके बाद इनवॉइस प्रिपेयर्ड विथ रिस्पेक्ट टू आरसीएम, बट येस दिस कैन बी एप्लीकेबल फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। बराबर? सो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। और अगर मुझे कौन-सा सप्लाई मिला होगा और उसपे आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना होगा, देन इन दैट केस वो भी इनवॉइस मैंने मेंटेन करना चाहिए। एकदम परफेक्ट है। ये 3 कंडीशंस हो गए। 4th कंडीशन इज़, अगर मुझे आईटीसी चाहिए देन इन दैट केस आई शुड एक्चुअली रिसीव द सप्लाई, मतलब वो गुड्स हो या फिर वो सर्विसेज़ हो, आई शुड एक्चुअली रिसीव देम। जब तक मुझे रिसीव नहीं होता, तब तक मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एंड व्हाट इज़ द एक्सेप्शन? कैन यू प्लीज़ टेल मी इन द चैट कि क्या होगा? कि एक्सेप्शन क्या होगा? भले मुझे रिसीव नहीं हुआ होगा, बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज़ डीम्ड रिसीट। ये कौन-सा होता है? ये होता है बिल टू शिप टू के मॉडल के अंदर। बिल टू शिप टू के मॉडल के अंदर आई विल एक्सप्लेन यू बिल टू शिप टू मॉडल हियर। प्लीज़ सब लोग ध्यान देना। देयर इज़ वन पर्सन कॉल्ड रणवीर सिंह। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का कुछ एग्रीमेंट हुआ सेल ऑफ टी-शर्ट्स पे, ठीक है? तो रणवीर सिंह इज़ अ बायर एंड दीपिका पादुकोण इज़ अ सेलर। बराबर है? सो दीपू इज़ गोइंग टू सेल सर्टेन टी-शर्ट्स टू रणवीर सिंह। बराबर है? अभी क्या हुआ कि दीपिका पादुकोण के पास वो स्किल सेट नहीं है, टी-शर्ट बनाना और वो सब। तो दीपू ने क्या बोला? दीपू ने मन्या को बोला, मन्या मतलब मनीष मल्होत्रा जो डिज़ाइनर है, उसको बोला कि रणवीर सिंह का फैशन सेंस तुझे मालूम ही है, बराबर? अभी तुझे क्या करना है कि उसके फैशन के हिसाब से तुझे टी-शर्ट्स बनाने हैं। तो मन्या बोलता है कि नो प्रॉब्लम। मन्या बोला हो जाएगा। तो मन्या के पास वो जो टी-शर्ट्स बना के उसके पास रेडी हो गए। अभी वो दीपू को भेजने वाला था, पर दीपू बोलते मुझे मत भेज। एक एक काम कर, ये यू टेक दीज़ टी-शर्ट्स एंड सेंड डायरेक्टली टू रणवीर सिंह। तो डायरेक्टली क्या किया जाएगा? मनीष मल्होत्रा रणवीर सिंह को डायरेक्टली क्या भेजेगा? टी-शर्ट भेजेगा।
मुझे तुम लोग दिमाग लगा के बताओ कि कैन आई से दिस इज वन अग्रीमेंट वेयर दिस इज सेल ऑफ गुड्स, दीपू इज गोइंग टू सेल द गुड्स टू रणवीर सिंह, बट मैं जब भी मनीष मल्होत्रा एंड दीपिका पादुकोण का बात करता हूं, दिस इज अ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर बिलिंग तो हो रहा है दीपू पे, पर शिपिंग हो रहा है किसी और को. Now in this case, in bill to ship to model, here you tell me one thing. Can I say Manish Malhotra will raise the invoice? Yes. Manish Malhotra will raise the invoice on Deepika जिसर वैल्यू भी होगा और जीएसटी भी होगा. Yes. अभी दीपू का ये आईटीसी दीपू को चाहिए होगा 1 लाख का. Yes. अभी दीपू ने कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए. Yes. जिसके अंदर बोला कि भाई दीपू अगर तूने कंडीशन सेटिस्फाई किया सेक्शन नंबर 16 के तो तुझे आईटीसी मिल जाएगा. व्हाट आर द कंडीशंस? नंबर 1 कि दीपू के पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. है. दीपू के पास दीपू ने वो यूज करना चाहिए फॉर बिजनेस पर्पस, कर रही है. उसके पास इनवॉइस होना चाहिए, हो रहा है. पॉइंट नंबर 5 उसने उसके पास वो गुड्स रिसीव होने चाहिए. नाउ इज शी रिसीविंग द गुड्स? नो. बट कैन आई से दैट दीपू के डायरेक्शन पे ही मनीष मल्होत्रा ने वो गुड्स रणवीर सिंह को जाके डिलीवर किए हैं. और इसके वजह से प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके वजह से भले बिलिंग इस पे हो रहा है पर शिपिंग तो किसी और को हो रहा है. बट भले ऐसा हो रहा है बट तो भी इट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय दीपिका पादुकोण ओनली बिकॉज द डायरेक्शन वाज गिवन ओरिजिनली बाय दीपिका पादुकोण. Right? So under bill to ship to model, even though Deepu has not received the goods, but still Deepu will get the ITC for that. एकदम बराबर है. 4 कंडीशंस एवरीबॉडी अलोंग विथ मी बोलो. नंबर 1 रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. नंबर 2 बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए. नंबर 3 दैट इज डॉक्यूमेंटेशन तूने मेंटेन करने चाहिए. नंबर 4 तूने एक्चुअली गुड्स और सप्लाई जो है मतलब गुड्स और सर्विस जो भी है वो रिसीव होना चाहिए. बराबर. पॉइंट नंबर 5 पे आता है. पॉइंट नंबर 5 में बोला है सप्लायर शुड मेक अ पेमेंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम द रेसिपिएंट टू द गवर्नमेंट. इसका मतलब ये कि भाई रेसिपिएंट ने तो सप्लायर को दे दिया, रेसिपिएंट ने तो सप्लायर को जीएसटी दे दिया, बट अभी तक सप्लायर ने गवर्नमेंट को तो दिया ही नहीं है. अगर जब तक सप्लायर गवर्नमेंट को नहीं देता है तब तक रेसिपिएंट को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. सो मेरे जेब से गया है डज नॉट मीन मुझे आईटीसी मिलेगा. मेरे जेब से जाके गवर्नमेंट तक भी पहुंचना वो चाहिए. तो सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी. जब तक वो नहीं होता है तब तक रेसिडेंट को उसका आईटीसी नहीं मिलता है. एंड तुम लोगों को रूल नंबर 37 ए भी पढ़ना है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज अगर मुझे आईटीसी चाहिए देन इन दैट केस जीएसटीआर 3 भी मैंने फाइल करना है. सर जब भी गुड्स लॉट्स में मिलते हैं तभी क्या होता है? जब भी गुड्स लॉट्स में मिलते हैं तभी मुझे जब भी लास्ट लॉट मिलता है ना, जब भी मुझे लास्ट लॉट मिलता है तभी मुझे उसका आईटीसी मिल जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग समझ गया क्या? ये पॉइंट नंबर 7 आ गया. पॉइंट नंबर 8 के अंदर एवरीबॉडी पे अटेंशन. कॉन्सेप्ट ऑफ 180 डेज क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ 180 डेज के लिए ना सब लोग ना इधर ध्यान देना. कॉन्सेप्ट ऑफ 180 डेज के लिए सब लोग इधर ध्यान देना क्या होता है. एक मिनट. मैं एक रेसिपिएंट हूं और इधर एक सप्लायर है. इमेजिन करना मैं एक रेसिपिएंट हूं, इधर एक सप्लायर है. सप्लायर ने कुछ सप्लाई रेसिपिएंट को किया, बराबर. मैंने रेसिपिएंट ने अभी तक उसका पेमेंट सप्लायर को नहीं किया है, बराबर. अभी तक उसका पेमेंट सप्लायर को नहीं किया है. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर मैंने अभी तक सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, कैन आई टेक द आईटीसी फॉर द सप्लाईज व्हिच आई हैव रिसीव्ड? व्हाट डू यू थिंक? तो वैसे देखा तो नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिकॉज़ रेसिपिएंट ने अभी तक तो पेमेंट ही नहीं किया है, पर गवर्नमेंट ने बोला चल जाएगा. भाई अगर तूने भले भी पेमेंट नहीं किया होगा ना सप्लायर को, तो भी तू आज आईटीसी ले सकता है, बट देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज अटैच्ड टू दिस. Sir, what is the condition? The condition is recipient should make a payment to the supplier within 180 days. एकदम बराबर. आज मैं आईटीसी ले रहा हूं, बट आज आईटीसी लेने के पीछे कंडीशन ये है कि इस रेसिपिएंट ने मतलब मैंने सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट करना चाहिए. 180 डेज विल स्टार्ट फ्रॉम विच डेट? 180 डेज विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. उधर से लेके 180 डेज के अंदर तुम लोग ने पेमेंट करना चाहिए. अगर तूने विद इन 180 डेज पेमेंट कर दिया तो अच्छी बात है. तूने जो आज आईटीसी लिया था वो परफेक्ट था. बट अगर मैंने 180 डेज के अंदर उसको पेमेंट नहीं किया, देन इन दैट केस जो आज मैंने आईटीसी लिया है वो गलत है. करेक्ट है. अगर मैंने आज आईटीसी जो लिया है वो गलत है, देन इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा? वो रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट. मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट. चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो मैंने पहले आईटीसी लिया, विद इन 180 डेज सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, इसके वजह से जो आईटीसी लिया था वो मैंने रिवर्स कर दिया. चलो ठीक है, इतना नॉलेज सफिशिएंट है. नाउ द पॉइंट इज कि सर वापस मैंने समझो कि मैंने विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं किया, बट मैंने कभी जाके समझो 300th डे
पे मैंने पेमेंट किया, तो मैं वो जो आईटीसी है वो रीअवेल कर सकता हूँ क्या? वो जो आईटीसी है वो रीअवेल कर सकता हूँ क्या? ये क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक एवरीबॉडी? जो मैंने पेमेंट किया हुआ है, उसको मैं रीअवेल कर सक मतलब आईटीसी जो लिया है वो रीअवेल कर सकता हूँ क्या? जब भी मैं पेमेंट करूँगा एक्चुअली? आंसर इज़ येस। आंसर इज़ येस। तो इसको रीअवेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ यू फर्स्ट अवेल्ड द आईटीसी, since you did not make a payment within 180 days, you reverse the ITC. And when you actually made a payment to the supplier, at that point of time, you can re-avail that particular ITC. और याद रखना, री-अवेलमेंट ऑफ आईटीसी के केस में टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी विल नॉट बी एप्लीकेबल। सर व्हाट इज द टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी? आगे जाके हम लोग सीखेंगे एक चीज। टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी इज 30th November of the subsequent financial year or actual date of filing the annual return, whichever is earlier. This time limit will not be applicable for re-availment of ITC. अंडरस्टैंडिंग? अभी मैंने इधर ना प्रैक्टिकल पर्पस मतलब हम लोग ने प्रैक्टिस बेस रेगुलर बैच में इस पे क्वेश्चन भी किया हुआ है, पर अभी तुम लोगों ने क्वेश्चन भी नहीं किया तो भी इतना करके जाओ, तुम लोगों को याद आ जाएगा जो क्वेश्चन हम लोग ने किया था। देखो, फॉर एग्जांपल आईटीसी मैंने ले लिया है ऑलरेडी 1 लाख रुपए का, ठीक है? समझो एक अलग-अलग इंडिपेंडेंट एग्जांपल्स है ये। एग्जांपल नंबर 1, मैंने जो सप्लायर को पेमेंट करना था ना वैल्यू प्लस जीएसटी का, वो मैंने 170th डे पे पेमेंट कर दिया। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है? मैंने 170th डे पे पेमेंट कर दिया। तो मुझे बताओ, मुझे रिवर्सल की ज़रूरत है क्या? अगर मैंने 170th डे को पेमेंट किया होगा, तो मुझे रिवर्सल की ज़रूरत है क्या? नहीं, मुझे रिवर्सल की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ मैंने विदिन 180 डेज़ पेमेंट की। सेकंड एग्जांपल, मैंने जो पेमेंट किया वो 523rd डे पे किया। देन इन दैट केस विदिन 180 डेज़ तो किया ही नहीं मैंने। अगर मैंने विदिन 180 डेज़ नहीं किया होगा, तो मुझे रिवर्सल की ज़रूरत है क्या? येस, तो 1 लाख रुपए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। ये भी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैंने जो पेमेंट किया था, वो पेमेंट थोड़ा-थोड़ा किया था। थोड़ा-थोड़ा किया मतलब विदिन 180 डेज़ मैंने पार्ट पेमेंट किया 7 लाख रुपीस का। ओके, इसका अगर तूने वैल्यू देखा, जस्ट मैं इधर लिखता हूँ, वैल्यू इज़ 10 लैक्स, ठीक है? ओके, जो मैंने पार्ट पेमेंट किया, वो पार्ट पेमेंट में थोड़ा पेमेंट मैंने 180 डेज़ के पहले किया और थोड़ा पेमेंट मैंने 180 डेज़ के बाद किया। तो तुम लोग मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा रिवर्स करने की ज़रूरत है क्या? पूरा का पूरा आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है क्या? नहीं ना भाई, क्योंकि मैंने विदिन 180 डेज एटलीस्ट 70% का तो पेमेंट कर दिया था ना। अगर मैंने विदिन 180 डेज 70 डेज का अंदर 70% का अगर मैंने पेमेंट किया होगा, डोंट यू थिंक आईटीसी का 70% एटलीस्ट आई डिजर्व? 70% तो डिजर्व करता हूं बिकॉज उसका मैंने 70% तो पेमेंट कर दिया था। बट जो बाकी का 30% है ना, वो 30% का मैंने पेमेंट विद इन 180 डेज नहीं किया था। इसके वजह से 1 लाख का 30% अगर मैं कंप्यूट करूंगा, वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो 170th डे मतलब विद इन 180 डेज जो पेमेंट किया, उसका जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी है वो मुझे रिवर्स करने की जरूरत नहीं। बट जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो मैंने विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं किया था, उतना आईटीसी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। दैट इज 1 लाख का 30% कम्स टू 30,000। सो 1 लाख का 30% इज 30,000 आई विल हैव टू। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सब लोगों को समझा? ओके। उसके बाद ये कंडीशन है, ये कंडीशन 180 डेज का कंडीशन है। दिस 180 डेज का कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। जस्ट एक चीज याद रखना, तुम लोगों को कभी भी 180 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से केसेस में? 3 केसेस एग्जांपल मतलब एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। नंबर 1, आरसीएम सप्लाईज। जब भी आरसीएम सप्लाईज होता है, विल आई एवर मेक अ पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज? नो ना, सिर्फ वैल्यू का पेमेंट करूंगा, जीएसटी का पेमेंट मैं कभी भी नहीं करूंगा। इसका मतलब आरसीएम सप्लाईज में डायरेक्टली मैं गवर्नमेंट को पे करता हूं, कभी भी मैं सप्लायर को पे नहीं करता हूं। सो आरसीएम के केस में भले तुम्हारा 180 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, स्टिल यू कैन टेक द आईटीसी। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कम्स वेयर डीम्ड सप्लाई कम्स इनटू द पिक्चर। नाउ डीम्ड सप्लाई मतलब क्या? डीम्ड सप्लाई मतलब मैं एक एंटिटी हूं, वो एक मेरा एंटिटी है, वो एंटिटी ने मुझे कुछ सप्लाई किया, हम दोनों इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है। तो तुम लोगों को सप्लाई चैप्टर में एक चीज बताया होगा, डीम्ड सप्लाई क्या होता है, जिसके अंदर सप्लाई होता है विदाउट कंसिडरेशन। बट गवर्नमेंट वांट्स टू कैटेगराइज दिस एज सप्लाई एंड दैट्स व्हाई दे सेड दैट इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज सप्लाई एंड ट्रीट इट लाइक अ सप्लाई, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ डीम्ड सप्लाई, जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होता है।
नाउ कंसिडरेशन ही अगर अवेलेबल नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, देन इन दैट केस व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट 180 डेज का पॉइंट, राइट? सो डीम्ड सप्लाई के केस में भी 180 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी किया तो भी रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3 और एक है, दैट इज पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। ये तुम लोग ना वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ोगे। ये क्या होता है देखो, इधर एक ए है और इधर एक बी है। ए ने बी को कुछ सप्लाई किया गुड्स का, और जिसका वर्थ कितना है मालूम है, 10 लाख है। नाउ बी ने कितना पेमेंट करना चाहिए ए को? बी ने पेमेंट करना चाहिए कितना? बी ने 10 लाख का पेमेंट करना चाहिए। अभी ए ने क्या बोला बी को कि भाई बी एक काम करना, तू मेरे बिहाफ पे एक सी को पेमेंट करना 4 लाख का, एंड बाकी का 6 लाख तू मुझे पे कर। नाउ इन दिस केस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 1 लाख पे ना, सॉरी 10 लाख पे ना 1 लाख का जीएसटी चार्ज किया था। द क्वेश्चन इज, विल बी गेट द आईटीसी ऑफ 1 लाख? विल बी गेट द आईटीसी ऑफ 1 लाख? अगर तूने वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर देखा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में ए के केस में 6 लाख रुपीस तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होता ही है, बट अलोंग विद दैट जो भी रेसिपिएंट ने ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर थर्ड पार्टी को पेमेंट किया, वो भी इंक्लूड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। सो कैन आई से जीएसटी पूरे के पूरे 10 लाख पे ही पे हो रहा है। जीएसटी पूरे के पूरे 10 लाख पे ही पे हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज, विल बी गेट द आईटीसी? Yes, B should get the ITC because B ने 10 लाख का पेमेंट किया है प्लस जीएसटी। नाउ द क्वेश्चन कम्स, आइडियली तूने अगर ऐसे देखा तो B ने तो सिर्फ 6 लाख का ही पेमेंट किया है, बाकी 4 लाख का पेमेंट तो B ने किया ही नहीं है। B ने वो पेमेंट थर्ड पार्टी को किया है। सो इधर 180 डेज का कंडीशन लगाएंगे क्या? नहीं, बिकॉज बी विल नेवर मेक अ पेमेंट ऑफ 4 लाख रुपीज टू ए। तो क्या 4 लाख के ऊपर का जीएसटी का आईटीसी बी को देंगे ही नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बी ने अपना आईटीसी दिया था, जीएसटी वैल्यू भी पे किया था, बट वो दो डिफरेंट लोगों को पे किया था। इट शुड नॉट मेक अ डिफरेंस फॉर बीज अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी। अंडरस्टैंडिंग? और इसके लिए मैं इधर बोल रहा हूं, इफ द पेमेंट इज मेड बाय द थर्ड पार्टी, मेड टू द थर्ड पार्टी बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, ये केस के अंदर भी 180 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। करेक्ट है? सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ 180 डेज का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आईटीसी ऑन डेप्रिशिएबल असेट्स। आईटीसी ऑन डेप्रिशिएबल असेट्स में एकदम सिंपल पार्ट है, मैंने एक मशीनरी परचेज किया, मशीनरी पे जीएसटी भी दे दिया। एक ही चीज देखेंगे कि भाई हम लोग जब भी इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे, वो डेप्रिसिएशन जब भी कंप्यूट करेंगे उसके अंदर में 10 लाख वैल्यू एंड 1 लाख का जीएसटी ये एक साथ कंसिडर कर रहा हूं क्या? सो इफ आई एम कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ जीएसटी in the actual cost for computing depreciation, which means I am computing depreciation on the GST component. So since I'm computing depreciation on the GST component, मैं depreciation का benefit मेरे P&L के डेबिट साइड पे ले रहा हूं। इसका मतलब मैं मेरा नेट प्रॉफिट कम कर रहा हूं। और इसके वजह से उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग जीएसटी का कंपोनेंट एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर रहे हो फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, देन इन दैट केस दोस्तों याद रखना कभी भी अगर एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर रहे हो तो उसका तुम लोगों को आईटीसी नहीं मिलता है। बट हम लोग डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए क्या ऐड करने के लिए बोला है? जीएसटी का कंपोनेंट। ओनली इफ जीएसटी का कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन लगा है तो उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि मेरे एक्चुअल कॉस्ट के लिए मैं सिर्फ 10 लाख ही कंसीडर करता हूं, 1 लाख का जीएसटी कंसीडर नहीं करता हूं, तो डेप्रिसिएशन मेरे जीएसटी कंपोनेंट पे लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। इसके वजह से उसका मैं क्या ले सकता हूं? आईटीसी ले। पॉइंट नंबर 10, ये पॉइंट नंबर 10 बाद में अच्छे से देखो, जिसके अंदर बोला है कि अगर मुझे आईटीसी चाहिए तो मेरे टू बी के अंदर वो दिखना चाहिए, टू बी के अंदर दिखना चाहिए। बट दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब दिस पॉइंट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, तुम लोगों को इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट बता के रख रहा हूं। इंपोर्ट जब भी होता है ना, इंपोर्ट के केस में मुझे जीएसटी देना पड़ता है, और वो जीएसटी देना पड़ता है वो भी आरसीएम के अंदर देना पड़ता है। इन दिस केस इंपोर्ट के केस में कभी भी मेरे टू बी के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज नोबडी विल फाइल माई जीएसटीआर 1, बिकॉज मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। मतलब आउटसाइड इंडिया वाला है वो थोड़ी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, बराबर? तो इसके वजह से मेरे टू बी में नहीं आएगा। आईएसडी तुम लोग इग्नोर करो। एंड आरसीएम सप्लाईज के केस में भी मेरे टू बी के अंदर नहीं आएगा, स्टिल आई विल गेट द आईटीसी, बराबर? बट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव यू कैन रिमेंबर इतना कि भाई टू बी में आया है तो भी मुझे आईटीसी मिलेगा, तो ही मुझे आईटीसी, बराबर?
ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी। टाइम लिमिट क्या है फॉर अवेलिंग द आईटीसी? 30th नवंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। बराबर, 30th नवंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। नाउ सब लोग इधर फोकस करो। मुझे दो चीजें मिली, एक इनवॉइस मिला, 1 लाख रुपए का इनवॉइस मिला, और थोड़े दिनों के बाद या फिर थोड़े महीनों के बाद या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मुझे डेबिट नोट मिला। नाउ सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट नोट? डेबिट नोट मतलब फॉर एग्जांपल मुझे इनवॉइस के अंदर 1 लाख यूनिट्स का चार्ज होना चाहिए था, बट दे चार्ज ओनली फॉर 90,000 यूनिट्स। सो आई गॉट द इनवॉइस ओनली फॉर 90,000 यूनिट्स। बराबर, उस पर जीएसटी चार्ज हुआ, यस। सो 10,000 यूनिट्स बाकी रह गए। तो ये 10,000 यूनिट्स के लिए, वो क्या करता है मालूम है? वो मुझे डेबिट नोट इशू करता है। क्या करता है? डेबिट नोट इशू करता है। तो ये जो डेबिट नोट होता है ना 10,000 यूनिट्स का, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम इधर तक, ओके। नाउ द पॉइंट इज दोनों के अंदर जीएसटी होगा। फर्स्ट इनवॉइस के अंदर 90,000 के गुड्स के ऊपर जीएसटी होगा, और डेबिट नोट के ऊपर जो 10,000 का यूनिट है उसके ऊपर जीएसटी होगा। एकदम परफेक्ट। तो मैं दोनों का आईटीसी तो ले सकता हूं ना? ले सकता हूं। नाउ द क्वेश्चन इज कि दोनों अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में होंगे, ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी? दोनों का तो सेम आएगा, 30th नवंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। बट अगर सर दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स में होंगे तो क्या इनवॉइस का ही टाइम लिमिट आइडेंटिफाई किया जाएगा क्या, और वही अप्लाई किया जाएगा क्या डेबिट नोट के लिए? आंसर इज नो। हमेशा याद रखो, द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी इन केस ऑफ अ डेबिट नोट एंड इनवॉइस नीड्स टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली। अगर वो दोनों अलग अलग सालों में अगर आए हुए हैं, देन इन दैट केस उनके अलग अलग इंडिपेंडेंट टाइम लिमिट्स आएंगे फॉर अवेलिंग द आईटीसी। इज एवरीबडी क्लियर? Is everybody clear? This is the time limit का point which I wanted to discuss, and this is your section number 16 which I want to discuss with you. That is in case of conditions. Now the point is, आता हूं मैं सेक्शन नंबर 17 पे। सेक्शन नंबर 17 पे एकदम सिंपल बात बोली है कि अगर तुम लोग आउटवर्ड सप्लाई, जो अगर टैक्सेबल सप्लाई होगा या फिर जीरो रेटेड सप्लाई होगा ना, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब जो भी मैं एक्सपोर्ट करता हूं या फिर मैं एसईजेड को बेचता हूं, ये होता है जीरो रेटेड सप्लाई। बराबर, अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है या फिर जीरो रेटेड है, तो उसके जो इनवर्ड सप्लाईज होंगे ना, उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई ही एग्जम्प्ट सप्लाई है, फिर इन दैट केस मेरे इनवर्ड सप्लाई के जीएसटी का मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल बात, परफेक्ट एकदम, ओके। उसके बाद अगर थोड़ा टैक्सेबल के लिए यूज किया और थोड़ा एग्जम्प्ट के लिए यूज किया, तो जितना भी प्रोपोर्शन मैंने टैक्सेबल के लिए यूज किया है, देन इन दैट केस उतना ही प्रोपोर्शन का मुझे आईटीसी इसका मिल जाएगा, 60%। अगर मैं थोड़ा बिजनेस के लिए यूज किया और थोड़ा नॉन बिजनेस के लिए यूज किया, तो जितना भी मैंने बिजनेस के लिए यूज किया है उतनी ही प्रोपोर्शन का मुझे आईटीसी मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट is section number 17.5, that is blocked ITC. Everybody pay attention. Now what is the meaning of blocked ITC? मैंने क्या परचेस किया? एवरीवन एवरीवन एक एक नंबर इधर देखो, इधर देखो। मैंने क्या परचेस किया? मैंने परचेस किया परचेस ऑफ मोटर व्हीकल। मैंने गाड़ी परचेस किया। मैं जो मोटर व्हीकल परचेस किया है, वो मोटर व्हीकल किसके लिए किया है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने अगर मोटर व्हीकल परचेस किया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर मैंने ट्रक परचेस किया, तो गवर्नमेंट को इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए किया ना मोटर व्हीकल, तो इट इज अलाउड। बट अगर तूने मोटर व्हीकल परचेस किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस, तो देखो कि तुम लोग ने जो भी परचेस किया है, वो तुम लोग ने 3 बिजनेसेस के लिए किया है क्या? नंबर 1, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब तुम्हारा इंटेंशन ये फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल का था क्या? मतलब तुम लोग कार डीलर हो क्या? गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी बेच रहे हो, या फिर तुम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज कर रहे हो क्या, मतलब टूर ऑपरेटर, या फिर तुम लोग ट्रेनिंग ऑफ फॉर ड्राइविंग मोटर व्हीकल के लिए यूज कर रहे हो क्या? तो अगर ये 3 बिजनेस के लिए अगर तुम लोग यूज करते रहोगे ना, और उसके लिए तुम लोग ने अगर गाड़ी परचेस किया होगा, तो आईटीसी इज गोइंग टू बी अलाउड। बराबर। बट अगर तुम लोग ने अदर बिजनेस के लिए यूज किया, अदर बिजनेस फॉर एग्जाम्पल मेरा टीचिंग का प्रोफेशन है, तो ये अदर बिजनेस के लिए आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मेरे जो प्रोफेसर्स थे, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मारुति स्विफ्ट परचेस किया। तो ये 3 बिजनेस के लिए है क्या? नहीं। मेरा बिजनेस तो टूर ऑपरेटर का नहीं है, मैं कार डीलर नहीं हूं, मैं ड्राइविंग स्कूल भी नहीं चलाता, बट अदर बिजनेस के लिए।
और वो तो देखा जाएगा कि भाई वो गाड़ी का सीटिंग कैपेसिटी कितना है। अगर उसका सीटिंग कैपेसिटी इज़ अप टू 13%, इफ द सीटिंग कैपेसिटी इज़ अप टू 13%, देन इन दैट केस तुम्हारा आईटीसी तुम लोगों को नहीं मिलेगा। बट अगर इफ इट इज़ मोर देन 13%, देन इन दैट केस तुझे आईटीसी मिल जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर दे कैन गिव यू लाइक दिस कि भई तुम्हारे बिज़नेस के लिए ही यूज़ किया है। भाई कन्फ्यूज़ नहीं होने का है। बिज़नेस के लिए किया तो भी तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा इफ द सीटिंग कैपेसिटी इज़ अप टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दी क्या होता है इंक्लूड, ठीक है? देन मोस्टली इट इज़ फॉर फाइनल। परचेज़ ऑफ वेसल्स और एयरक्राफ्ट। परचेज़ ऑफ वेसल्स और एयरक्राफ्ट, ध्यान दो, मैंने सेम चीज़, मैंने व्हीकल परचेज़ नहीं किया, मैंने एयरक्राफ्ट और वेसल परचेज़ किया। इन दिस केस वो किसके पर्पज़ के लिए किया है दैट मेक्स द डिफरेंस। अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए किया होगा तो अलाउड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए किया होगा तो 3 बिज़नेस के लिए लिया होगा, देन इन दैट केस इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट? अलाउड। बट अगर अदर देन 3 बिज़नेसेस है, मतलब क्या? अदर देन 3 बिज़नेसेस, अदर बिज़नेस के, देन इन दैट केस इट इज़ नॉट। अंडरस्टैंडिंग सब लोगों को समझा? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए किया तो अलाउड, अदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स में 3 बिज़नेस के लिए किया तो इट इज़ अलाउड एंड अदर बिज़नेस होगा तो नॉट। परफेक्ट? ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिपेयर्स, सर्विसिंग, मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट। ध्यान दो इधर, मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट के रिपेयरिंग मैंने किया। बट एक बार इधर समझो कि मैंने जो मोटर व्हीकल का रिपेयरिंग किया है, तभी वो रिपेयरिंग वाले ने जीएसटी चार्ज किया होगा। वो रिपेयरिंग वाले ने जीएसटी चार्ज किया होगा। बट द पॉइंट इज़ उन्होंने बोला कि भाई हम लोग ये सब नहीं देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे? जब भी मैंने मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट परचेज़ किया, वो परचेज़ के टाइम पे मुझे अगर आईटीसी मिलता होगा, तो उसके सब रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स पे भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर मैंने ऐसा मोटर व्हीकल परचेज़ किया है, जिसके परचेज़ के टाइम पे ही मुझे आईटीसी नहीं मिलता है, तो उसके रिलेटेड जो-जो एक्सपेंडिचर्स है, मतलब रिपेयर्स हो, सर्विसिंग हो, मेंटेनेंस हो, इंश्योरेंस हो, ये किसी का भी मुझे आईटीसी बावा नहीं, बिकॉज़ मुझे परचेज़ के टाइम पे ही आईटीसी नहीं मिला। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज़ योर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 इज़ मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। कभी भी याद रखना, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर में कभी भी मुझे आईटीसी नहीं मिलता है अनलेस इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मतलब कंपनी का पॉलिसी नहीं, लॉ बोलता है कि तूने एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ मेंबरशिप लेना चाहिए। अगर लॉ ने ही बोल के रखा है कि फिटनेस सेंटर के लिए तुझे मेंबरशिप लेना है एम्प्लॉइज़ के लिए, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज़ मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। इफ इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन देन ओनली आई विल गेट द आईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रैवल बेनिफिट्स। ट्रैवल बेनिफिट्स मतलब क्या? ट्रैवल बेनिफिट्स मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयी के लिए घूमने के लिए पैसा दिया, घूमने के लिए कुछ टिकट निकाला। तो ट्रैवल बेनिफिट्स हो गया। तो उस पे भी आईटीसी यूजुअली क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है अनलेस इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अंडरस्टैंडिंग? बाद में आता है अदर्स। अदर्स में क्या-क्या आता है देखो, मैंने क्या-क्या परचेज़ किया। फॉर एग्जांपल मैंने फूड परचेज़ किया, बेवरेजेस परचेज़ किया, आउटडोर केटरिंग का कौन-सा सर्विस लिया, अगर कॉस्मेटिक सर्जरी का सर्विस लिया, हेल्थ सर्विस लिया या फिर लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस लिया या फिर ऐसे मैंने लीजिंग रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल किया जिस पे आईटीसी ब्लॉक्ड है। मतलब ऐसे छोटे-छोटे व्हीकल्स मैंने रेंट पे लिए, जिसके परचेज़ के टाइम पे आईटीसी ब्लॉक्ड है। बात को समझो, ऐसा मोटर व्हीकल लिया, वो मोटर व्हीकल जब भी परचेज़ किसी ने किया होगा, तभी आईटीसी अगर ब्लॉक्ड होगा और ऐसा अगर मोटर व्हीकल मैंने रेंट पे लिया, देन इन दैट केस उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फूड, बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ये जो की चीज़ें हैं, इस पे मुझे यूजुअली आईटीसी ब्लॉक किया जाता है। इस पे मुझे यूजुअली आईटीसी ब्लॉक किया जाता है। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। नाउ द पॉइंट इज़ इसके अंदर 2 एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, इफ आई एम इन द सेम लाइन ऑफ बिज़नेस, वापस बोलो, इफ आई एम इन द सेम लाइन ऑफ बिज़नेस, मतलब मैं फूड परचेज़ कर रहा हूँ बट नॉट फॉर माय कंजम्पशन, आई एम इन द सेम लाइन ऑफ बिज़नेस ऑफ सप्लाइंग फूड। सो मैं फूड परचेज़ कर रहा हूँ और फूड आके बेचूँगा। फूड परचेज़ कर रहा हूँ, मैं फूड आके बेचूँगा। बेवरेज परचेज़ कर रहा हूँ, बेवरेज आके बेचूँगा। कॉस्मेटिक सर्जरी ले रहा हूँ नॉट फॉर माय सेल्फ बट फॉर माय क्लाइंट। सो आई एम इन द सेम लाइन ऑफ बिज़नेस, तो अगर जो भी मेरा इनवर्ड सप्लाई होता होगा, उसका मुझे आईटीसी बावा मिल जाएगा। आईटीसी इज़ अलाउड इफ दीज़ सर्विसेज़ व्हिच आर अवेल्ड यूज्ड इन द सेम लाइन ऑफ बिज़नेस। आई होप यू आर क्लियर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, देन आई विल गेट द आईटीसी। सर इसका मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक लॉ के अंदर बोल के रखा है कि
तुम लोग ने एम्प्लॉइज के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी लेना ही चाहिए। तो कहने से ये मैं ले रहा हूं नॉट बिकॉज आई वांट टू टेक इट, ये मैं ले रहा हूं बिकॉज गवर्नमेंट हैज टोल्ड मी टू टेक इट, एंड दैट्स व्हाई आई विल डेफिनेटली गेट द आईटीसी। ठीक है, अभी मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्फ कंस्ट्रक्शन ये दोनों एक साथ समझाऊंगा। ठीक है, दोनों एक साथ समझाऊंगा, दोनों इधर ही है देखो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्फ कंस्ट्रक्शन, दोनों केसेस सेम है। तुम लोगों को जस्ट समझना है दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिल्डिंग बिल्ड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लोधा बिल्डर्स को फोन करूंगा और लोधा बिल्डर्स को बोलूंगा कि आई वांट योर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस, ठक टुक का सर्विस, मतलब कंस्ट्रक्शन का सर्विस, प्लीज गिव मी दैट सर्विस बिकॉज आई वांट टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। तो ये जो मुझे लोधा बिल्डर्स मुझे सप्लाई कर रहा है ना वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, इसको बोला जाता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस। बराबर है, उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। सर उस पे मुझे आईटीसी मिलेगा क्या? ये डिपेंड करता है कि मैं वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस किसके लिए ले रहा हूं। तो अगर मैं ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस एक मूवेबल प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए ले रहा हूं, तो मुझे आईटीसी कभी ब्लॉक है ही नहीं। बट अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए ले रहा हूं, और उसमें भी अगर वो प्लांट एंड मशीनरी आई एम गोइंग टू बिल्ड, देन इन दैट केस आई विल गेट द आईटीसी। बट अगर वो अदर देन प्लांट एंड मशीनरी बिल्ड करना चाहता हूं, देन इन दैट केस गवर्नमेंट ने यही आईटीसी क्या करके रखा है दोस्त, ब्लॉक करके रखा। है यू अंडरस्टैंडिंग? एकदम परफेक्ट है। नाउ मैंने किसके लिए सप्लाई लिया, मैंने सप्लाई लिया किसके लिए, कंस्ट्रक्शन सर्विस। कंस्ट्रक्शन सर्विस किसके लिए लिया, फॉर बिल्डिंग व्हाट, इज इट फॉर बिल्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, आईटीसी नॉट ब्लॉक्ड। इज इट फॉर बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या बिल्ड किया, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी बिल्ड किया तो आईटीसी मिल जाएगा। अच्छा अदर देन प्लांट एंड मशीनरी बिल्ड किया तो आईटीसी तुझे नहीं मिलेगा। बराबर, ये सेम चीजें तुम लोगों को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी एप्लीकेबल होती है। इसका मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में मुझे कुछ बिल्ड करना है, पर मैं लोधा बिल्डर्स को फोन नहीं कर रहा हूं। अरे भाई मुझे जो बिल्ड करना है मैं लोधा बिल्डर्स को फोन नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुद सीमेंट लेके आ रहा हूं, ब्रिक्स लेके आ रहा हूं, सर्विसेज कुछ है वो मैं अवेल कर रहा हूं, सो दैट मैं खुद से क्या करूंगा, कुछ बिल्ड करूंगा। पहले केस में आई एम टेकिंग समबडीज हेल्प टू बिल्ड इट, हियर आई एम ओनली बिल्डिंग इट ऑन माई ओन, तो इसको बोला जाता है सेल्फ कंस्ट्रक्शन। नाउ द पॉइंट इज, एवरी टाइम जो मैंने परचेज किया होगा उस पे मैंने जीएसटी पे किया होगा, एवरीबडी। यस, तो उसका मुझे आईटीसी मिलेगा क्या, डिपेंड करता है ये पॉइंट्स पे कि मैंने वो सप्लाई किसके लिए लिया। अगर मैंने बिल्ड करने के लिए लिया है मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मुझे उसका आईटीसी मिलेगा। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए लिया होगा, देन इन दैट केस दोस्तों, प्लांट एंड मशीनरी बिल्ड कर रहा हूं तो आईटीसी मिल जाएगा, ये ऊपर की चीजों का। बट अगर मैं अदर देन प्लांट एंड मशीनरी बिल्ड करने के लिए किया है, देन इन दैट केस इसका आईटीसी मुझे, सेम पॉइंट विल बी एप्लीकेबल, सेम पॉइंट विल बी एप्लीकेबल। अंडरस्टैंडिंग? अभी इसमें भी देयर इज अ कंडीशन, देयर इज एन एक्सेप्शन। और जो एक्सेप्शन में उन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर तुम लोग जो परचेस अवेल कर रहे हो, एक मिनट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जो अवेल कर रहे हो किससे, लोढ़ा बिल्डर से। सेल्फ कंस्ट्रक्शन में क्या अवेल कर रहे हो, सीमेंट, ब्रिक्स या फिर सर्विसेज। बराबर, जो भी अवेल कर रहे हो। अब प्लीज इधर ध्यान ध्यान देना, इफ आई एम अवेलिंग दिस सप्लाई फॉर फर्दर सप्लाई, मतलब मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं खुद के लिए कुछ बना नहीं रहा हूं, आई एम डूइंग इट फॉर समबडी एल्स। मैं ये जो महाजन वर्चुअल्स है, वो कंस्ट्रक्शन का सर्विस मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, आई वांट टू गिव दिस कंस्ट्रक्शन सर्विस टू समबडी एल्स। So if I'm in the same line of business, then in that case, this restriction कि other than plant and machinery को ITC नहीं मिलेगा, this restriction will not be applicable. Understanding? Everybody clear? सब लोगों को समझा? So works contract हो या फिर self construction हो, तो ये दोनों के लिए chart remains the same. And और एक चीज याद रखना, if I'm in the same line of business, I will definitely get the ITC. बराबर, परफेक्ट एकदम ओके। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब लोग ध्यान देना इधर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ सीमेंट फाउंडेशन, जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर दिख सकता है। मैंने जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लिया लोढ़ा बिल्डर से, किसके लिए लिया, प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी था मेरे पास, पर प्लांट एंड मशीनरी खड़ा करने के लिए मुझे सीमेंट का फाउंडेशन चाहिए, ये बिल्ड करने के लिए मैंने एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लिया। नाउ ये जो है, इज विल दिस बी कंसिडर्ड एज प्लांट एंड मशीनरी, इज द क्वेश्चन। नाउ गवर्नमेंट सेज दैट वैसे अगर देखा तो ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, तो मैंने क्या बिल्ड किया, इमोल प्रॉपर्टी।
तो प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं है, तो आइडियली आईटीसी शुड बी ब्लॉक्ड, बट दे सेड दैट यू प्लीज ट्रीट इट लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी, यू प्लीज ट्रीट इट लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी, सो दैट तुझे आईटीसी उसका मिल जाएगा। तो सीमेंट फाउंडेशन का तुझे हमेशा आईटीसी मिल जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैंने कौन से फैक्ट्री के बाहर पाइपलाइंस डाल दिए, पाइपलाइंस डाल दिए फैक्ट्री के बाहर, देन इन दैट केस वो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग नहीं मानेंगे। आउटसाइड द फैक्ट्री, नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीकॉम टावर मैंने बिल्ड करवाया, टेलीकॉम टावर, ठीक है, तो इसका आईटीसी मिलेगा क्या? उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी। अंडरस्टैंडिंग सब लोगों को समझा? एक नंबर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज, ये तुम लोगों को एप्लीकेबल नहीं है, ये फाइनल के लिए है। नेक्स्ट बोलते हैं डक्ट्स एंड मैनहोल्स। नाउ डक्ट्स एंड मैनहोल्स क्या होता है? डक्ट्स एंड मैनहोल्स मतलब बड़े बड़े जो वायर्स होते हैं, वो वायर्स थ्रू जाने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने के लिए एक डक्ट्स एंड मैनहोल्स बनाया जाता है, ठीक है, उसके थ्रू वायर्स जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डक्ट्स एंड मैनहोल्स बना रहा हूं ना, ये मैंने सर्विस किससे लिया? डक्ट्स एंड मैनहोल्स बनाने के लिए, यूज्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, केबल नेटवर्क। तो ये जो डक्ट्स एंड मैनहोल्स बनाए, उस पे प्लांट एंड मशीनरी, मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा क्या? आंसर इज यस। डक्ट एंड मैनहोल बनाए तो उसपे वो प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी माना है, इसके वजह से वो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी यूज हुआ उसका आईटीसी मुझे मिल। आर यू क्लियर? समझा कि नहीं? परफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, समझो प्लीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंट नंबर 7 एंड 8, सी, आईटीसी जो होता है ना, आईटीसी, जो ब्लॉक ऑफ आईटीसी का बात हुआ है ना, ये ब्लॉक ऑफ आईटीसी इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ कैपिटल असेट। मतलब जब भी वो कैपिटल असेट होता है ना, तभी ब्लॉक्ड आईटीसी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर वो कैपिटल असेट नहीं है, तो ब्लॉक्ड आईटीसी का कॉन्सेप्ट इधर एप्लीकेबल नहीं होता है। सर इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने मुझे एक बार एक एक करके आराम से मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान देना। लोढ़ा बिल्डर से मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का सर्विस लिया। तुम लोग सब लोग मुझे चैट में बताओ, और जो भी रिकॉर्डेड देखे रिकॉर्डेड बताओ, मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का अगर सप्लाई लिया, मुझे आईटीसी मिलेगा क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, तो जो भी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जीएसटी चार्ज किया होगा, उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी, ठीक है। नाउ इसका मुझे आईटीसी मिलेगा। नाउ अभी मैंने क्या किया, मैंने वही प्लांट एंड मशीनरी के रिपेयर्स का सर्विस लिया। मतलब लोढ़ा को बोला कि भाई प्लीज मुझे रिपेयर्स का सर्विस चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी, बराबर। नाउ द पॉइंट इज कि ये रिपेयर्स के ऊपर ना मैंने 50 लाख रुपीज पे किए, और उसके ऊपर 5 लाख का जीएसटी भी पे किया, इसके ऊपर 5 लाख रुपए का जीएसटी भी पे किया। चलो ठीक है। विल महाजन वर्चुअल्स गेट 5 लाख रुपीज का जीएसटी का आईटीसी, इज द क्वेश्चन। नाउ द पॉइंट इज, उन्होंने बोला कि ये रिपेयर्स को तुम लोग, तुम्हारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो देखेंगे। अगर तुम्हारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिपेयर्स इज टू कंसिडर दिस एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ये क्या होता है ना, तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंट्स के हिसाब से डिसाइड होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से, अगर रिपेयर्स को तुम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके ट्रीट कर रहे हो, देन इन दैट केस ब्लॉक ऑफ आईटीसी विल नॉट बी एप्लीकेबल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर ये रिपेयर्स को, मतलब तुझे आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, बट अगर तुम लोग ये रिपेयर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर करके ट्रीट कर रहे हो, बट अगर ये रिपेयर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर करके ट्रीट कर रहे हो, मतलब यू आर ट्रीटिंग दीज रिपेयर्स जस्ट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, यू आर ट्रीटिंग दीज रिपेयर्स जस्ट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को आईटीसी मिलता है क्या प्लांट एंड मशीनरी के कंस्ट्रक्शन पे? यस। तो रिपेयर्स पे मिलेगा क्या? यस, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी पे भी मुझे आईटीसी मिलता है। सो अगर रिपेयर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके ट्रीट किया, तो आईटीसी का, मैं ब्लॉक आईटीसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता है, तो आईटीसी मिल ही जाता है। बट अगर वो कैपिटलाइज किया, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जैसे ट्रीटमेंट होगा, तो उसमें जैसे आईटीसी मिलता है, तो रिपेयर्स पे भी आईटीसी मिलेगा। तो इसमें लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। बट मैं अभी दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कंस्ट्रक्शन का सर्विस लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, आईटीसी इज ब्लॉक्ड। बिल्डिंग बांधने के लिए अगर मैंने कौन सा लोढ़ा से कौन सा सप्लाई लिया होगा कंस्ट्रक्शन का, तो आईटीसी क्या हो जाएगा बाबा? ब्लॉक हो जाएगा, बराबर। अभी वही बिल्डिंग का रिपेयर्स करना है मुझे, तो अगर वही बिल्डिंग का रिपेयर्स करना है, देन इन दैट केस उस पे भी मैंने जीएसटी दिया है 5 लाख का।
सो ये 5 लाख रुपीस का आईटीसी मुझे मिलेगा क्या? इट डिपेंड्स। एज पर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर ये रिपेयर्स को तुम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके ट्रीट कर रहे हो, देन इन दैट केस ब्लॉक्ड आईटीसी कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो ब्लॉक्ड आईटीसी इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल, बराबर। बट इफ इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट विल बी एग्जैक्टली ट्रीटेड जस्ट लाइक बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे आईटीसी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो रिपेयर्स के मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बिकॉज रिपेयर ऐसा कुछ है ही नहीं, बिकॉज इट इज कैपिटलाइज नाउ। तो बिल्डिंग जैसे ट्रीट करो। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे आईटीसी नहीं मिलता है, इसकी वजह से बिल्डिंग का अगर रिपेयर्स भी कैपिटलाइज हो गया, तो रिपेयर्स भी बिल्डिंग जैसा ही ट्रीट होगा। इसके लिए उस वो अगर कैपिटलाइज होने के बाद उसका भी आईटीसी नहीं। ये मैंने एक छोटा-सा एक सेंटेंस तुम लोगों को 4 हिस्सों में तोड़ के सिखाया कि अगर कुछ भी आया, यू शुड बी नोइंग कि क्या होता है। मैंने लॉजिकली सिखाया, अभी तुम लोगों को जो असेट्स उसके अंदर डालने हैं, वो डाल सकते हो, तुम लोग देख सकते हो। पर कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा आया कि डेबिटेड टू पी-एन-एल अकाउंट या फिर ट्रीटेड एज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे दिखा ही ना, इसका मतलब भाई खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म, मतलब आईटीसी हमेशा ही हमेशा तुम लोगों को मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अदर पॉइंट्स नो आईटीसी। मतलब ब्लॉक्ड आईटीसी के केस में नंबर 1, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं, देन इन दैट केस मुझे आईटीसी नहीं मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, एनी गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय एनआरटीपी, एनी गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय एनआरटीपी। एनआरटीपी का पॉइंट इधर समझो क्या है। एनआरटीपी कभी होता है मालूम है? जस्ट देखो इधर, ठीक है, ये है इंडिया, ये है एनआरटीपी। एनआरटीपी गुड्स इंडिया में लेके आ रहा है। जभी भी वो गुड्स इंडिया में लेके आता है, तभी कस्टम्स पे उसको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। और वो कस्टम ड्यूटी के अंदर ना उसको आईजीएसटी का एक कंपोनेंट रहता है, कस्टम ड्यूटी के अंदर। ना ये जो आईजीएसटी का कंपोनेंट ये एनआरटीपी पे कर रहा है ना, सिर्फ इसका ही उसको आईटीसी मिलेगा, बाकी उसको किधर भी आईटीसी नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर। इसका मतलब वो इंडिया के अंदर आएगा, इंडिया में जाके उसने कुछ गुड्स परचेज किया, सर्विसेज लिए, नो आईटीसी। सिर्फ और सिर्फ एनआरटीपी को सिर्फ इसका ही आईटीसी मिलता है, जब वो गुड्स इंडिया में लेके आता है, तभी वो कस्टम ड्यूटी ड्यूटी के साथ-साथ जो भी आईजीएसटी पे करता है, वो आईजीएसटी का उसको आईटीसी भावा मिल जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, अगर मैंने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया होगा, देन इन दैट केस उसका भी मुझे आईटीसी नहीं मिलता है। गुड्स मिले तो है, पर वो लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, स्टोलन हो गए, रिटन ऑफ हो गए, डिस्पोज ऑफ हो गए। गवर्नमेंट डज़ नॉट गिव यू द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, इवन दो यू प्रूव इट टू द गवर्नमेंट दैट इवन इफ यू प्रूव इट टू द गवर्नमेंट दैट ये जेन्युइन हुआ है। गवर्नमेंट नहीं सुनेगा, गवर्नमेंट बोलेगा चल, हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, इफ इट इज़ लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ, स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू गेट द आईटीसी। करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट इज नो आईटीसी इन केस ऑफ फ्रॉड, डिटेन्ड गुड्स, कॉन्फिस्केटेड गुड्स, कभी भी उनके केस में तुझे आईटीसी नहीं मिलता है। बराबर? और एक पॉइंट है कि अगर तूने कौन-सा भी गुड्स परचेज़ किया और सीएसआर एक्टिविटी के लिए तुम लोग ने यूज़ किया, उसका भी तुझे आईटीसी नहीं मिलता है। ये पॉइंट भी याद रखना, सीएसआर एक्टिविटी के लिए यूज़ किया तो भी उसका आईटीसी नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये अपना सेक्शन नंबर 16 हो गया है, सेक्शन नंबर 17 हो गया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेक्शन नंबर 18। आई होप एवरीबॉडी पेज़ अटेंशन नाउ टू सेक्शन नंबर 18 बिकॉज़ इसमें थोड़ा तुम लोगों को ध्यान चाहिए, ठीक है? और एक बार तुम लोगों ने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है? सेक्शन नंबर 18 के अंदर लिखा है, मैं तुम लोगों को 3 हिस्सों में बाइफरकेट करके दूँगा सेक्शन 18, ठीक है? पार्ट 1 के अंदर बोला है कि तुम लोग हीरो टू ज़ीरो सॉरी ज़ीरो टू हीरो हो। ज़ीरो टू हीरो मतलब यू आर अंडर कंपोजिशन स्कीम, नाउ यू आर गोइंग इन रेगुलर स्कीम। You are providing exempt supply. Now you are providing taxable supply. You were an unregistered person. Now you are becoming a registered person. So देखो, composition to regular मतलब zero to hero, exempt supply to taxable zero to hero, URP to RP zero to hero. करेक्ट? तो इसमें देखते हैं क्या सीन है। देखो, पहले कंपोजिशन स्कीम में था, उसके बाद कन्वर्ट होकर रेगुलर स्कीम में हो गया। देखो वो कभी हो गया, ऑन 7/7/25 के पहले आई वाज अंडर कंपोजिशन, ऑन और आफ्टर 7/7/25 आई एम इनटू रेगुलर, ठीक है? अभी मैंने कुछ इनपुट्स परचेज़ किए थे 100 यूनिट्स के, ठीक है? उसमें से तभी मैंने आईटीसी लिया होगा क्या? 100 यूनिट्स के इनपुट जब भी परचेज़ किया तभी मैंने आईटीसी लिया होगा क्या? नहीं लिया होगा। क्यों नहीं लिया होगा? क्योंकि मैं कंपोजिशन स्कीम में था, मान लिया, चलो। बट अभी 100 में से मैंने 60 यूनिट्स यूज़ कर दिए, व्हाइल आई एम इन द कंपोजिशन स्कीम। नाउ कैन आई से देयर आर ओनली 40 यूनिट्स व्हिच आर लेफ्ट 1 डे प्रायर टू द कन्वर्जन?
Can I say only 40 units are left 1 day prior to the conversion, which I'm going to use it in my regular scheme, everyone? So ideally 100 का मुझे आईटीसी नहीं मिला, मान लिया। 60 का नहीं मिलना चाहिए, वो भी मान लिया। बट एटलीस्ट 40 का तो दो, बिकॉज़ मैं 40 रेगुलर स्कीम के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। सो गवर्नमेंट बोलते हैं ठीक है, जो भी तुम्हारा जो भी गुड्स है, व्हिच आर अवेलेबल 1 डे प्रायर टू द कन्वर्जन, 1 डे प्रायर टू द कन्वर्जन, जो भी स्टॉक में होंगे, उतने गुड्स का तुम लोगों को आईटीसी मिल जाएगा। एकदम बराबर है? सो देखो, ये दिन के 1 दिन पहले मतलब 6/7/25 को जो भी मेरे स्टॉक में होंगे गुड्स, वो सब स्टॉक का मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ना इसके अंदर और एक पॉइंट है कि सर मैंने कितने पहले परचेज़ करना चाहिए वो? तो उन्होंने बोला 7/7/25 के एटलीस्ट 1 साल पहले, मतलब ये पीरियड के अंदर जो तुम लोग ने परचेज़ किए हैं और जो स्टॉक में है, सिर्फ़ उसका ही तुझे आईटीसी मिल जाएगा। अगर पहले परचेज़ किए होंगे पहले और वो स्टॉक में होंगे, तो उसका तो स्टॉक में है तो भी तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू जो द असेट्स मतलब जो इनपुट्स है, वो इनपुट्स कभी होने चाहिए ओनली द यू विल गेट द आईटीसी ओनली ऑन द इनवॉइसेस रेज्ड ड्यूरिंग 1 ईयर प्रायर टू द कन्वर्जन। ओके, नाउ इनपुट्स इन स्टॉक एज़ ऑन 1 डे प्रायर टू कन्वर्जन जो भी होगा उसका आईटीसी तुझे मिल जाएगा। सर व्हाट अबाउट इनपुट सर्विसेज? आई विल गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ इनपुट सर्विसेज। देखो, इसके अंदर एक असम्पशन है, जो दिन पे मैं इनपुट सर्विस लेता हूँ, वही दिन पे मैं इनपुट सर्विस कंज्यूम करता हूँ, यूटिलाइज़ करता हूँ। सो कहने से मैंने अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर इनपुट सर्विस लिया होगा, क्या अज्यूम किया जाएगा? वही दिन पे मैंने यूटिलाइज़ कर दिया। तो इनपुट सर्विस का मुझे आईटीसी इसमें नहीं मिलेगा बिकॉज़ मैं यही दिन पे लिया, यही दिन पे कंज्यूम किया व्हेन आई एम अंडर कंपोजिशन स्कीम। परफेक्ट है? इनपुट सर्विस का ध्यान देना है। कैपिटल गुड्स थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है, एवरीबॉडी पे अटेंशन नाउ। कैपिटल गुड्स के केस में ऑन 7/7/24 के पहले आई एम अंडर कंपोजिशन स्कीम, 7/7/24 के बाद आई एम अंडर रेगुलर स्कीम। बराबर? ओके। नाउ द पॉइंट इज़ मैंने एक 21/3/22 को कैपिटल गुड्स परचेज़ किए थे। क्या किया था मैंने? 21/3/22 को कैपिटल गुड्स परचेज़ किए थे। बराबर? जिसका जो आईटीसी था वो 10 लाख था। पर मैंने लिया होगा क्या? मैंने लिया होगा क्या? नहीं लिया होगा। अभी समझो कि कभी भी कैपिटल गुड्स का जो लाइफ होता है ना, अंडर जीएसटी इट इज़ 5 इयर्स और यू कैन से 60 मंथ्स। ठीक है? मैंने आईटीसी नहीं लिया होगा बिकॉज़ आई एम अंडर कंपोजिशन स्कीम। सो कैन आई से 5 साल मतलब इतना होता है। 21/3/22 से लेके 21/3/2027 दिस इज़ द पीरियड ऑफ दैट कैपिटल एसेट। ठीक है? नाउ हुआ क्या कि तुम लोग मुझे बोल रहे हो 10 लाख आईटीसी मत लो, चलो मान लिया। पर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ कि इस पे आईटीसी मुझे नहीं मिलना चाहिए। बट कैन आई से 60 मंथ्स में से एटलीस्ट इतने पीरियड पे तो आईटीसी मिलना चाहिए ना, इतना तो हक बनता है मेरा। इतना तो हक बनता है मेरा। तो मुझे ये एलिजिबल पीरियड जो बनता है ना 7/7/24 से लेके 21/3/24 उतने पीरियड का तो मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ मालूम है? इसके लिए वो सबसे पहले लेता हूँ आईटीसी जो नहीं मिला है मुझे। उसके बाद मैं ये जो इनएलिजिबल पीरियड है ना, वो इनएलिजिबल पीरियड का आईटीसी माइनस करता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? एलिजिबल पीरियड का आईटीसी मिलेगा। बराबर? तो सर हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पीरियड? ये इनएलिजिबल पीरियड निकाले कैसे? तो उन्होंने बोला तुझे वो क्वार्टर वाइज़ निकालना पड़ेगा। सर क्वार्टर वाइज़ भी कैसे निकालें? तो इसके अंदर कितने क्वार्टर्स है देखो। तो दे सेड दैट क्वार्टर्स आर ऑलरेडी डिफाइंड। मतलब क्वार्टर 1 जो है वो अप्रैल, मई, जून ही होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर 2 होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर 3 होगा। जैन, फेब, मार्च क्वार्टर 4 होगा। बराबर? They said that even though you use it for 1 day of the quarter, we will assume that you have used it for the entire quarter, right? तो मुझे बताओ 21/3/22 से लेके 7/7/24 तक कितने क्वार्टर्स आते हैं? सिंपल चीज करो, पहले आइडेंटिफाई करो कि उसके कौन सा फाइनेंशियल ईयर है। ये आता है फाइनेंशियल ईयर 21/22 के अंदर 9 डेज यूज कर रहा है क्वार्टर 4 का। सो मैं बात करूं 21/22 में, तो वो क्वार्टर 4 में 9 डेज यूज कर रहा है, मतलब पूरा क्वार्टर यूज कर रहा है। बराबर? 22-23 अगर देखा, देन इन दैट केस ऑल द 4 क्वार्टर्स 1, 2, 3, 4। बराबर? 23-24 देखा तो भी ऑल द 4 क्वार्टर्स।
24-25 देखा, तो कैन आई से क्वार्टर नंबर 1 तो आएगा ही। भाई क्वार्टर नंबर 1 तो आएगा ना? अप्रैल, मई, जून। अभी जुलाई का भी 7 दिन है, तो कैन आई से क्वार्टर 2 भी आएगा। सो देयर आर हाउ मेनी क्वार्टर्स व्हिच आर देयर? नंबर 1 क्वार्टर मतलब 1, 2, 3, 4, so 4, 4, 8, 9, 10 and 11. There are 11 quarters. So 11 quarters are ineligible quarters. Every quarter का worth is 5%. So 11 quarters into 5% अगर मैंने किया तो 55% is my ineligible period. ये क्या है? Ineligible period. तो ineligible period का आईटीसी अगर मैंने देखा तो 55% ineligible है, बराबर? तो जितना भी मैंने जीएसटी पे किया था जिसका मैंने आईटीसी नहीं लिया था व्हिच इज 10 lakhs, 10 lakhs में से 55% अगर मैंने माइनस किया, कैन आई से आई विल गेट द आईटीसी फॉर दिस पीरियड व्हिच इज एलिजिबल। तो इसके लिए मैं ऐसे कुछ करूंगा, टोटल आईटीसी 10 lakhs माइनस इन एलिजिबल आईटीसी 55% दैट इज 5,50,000 एंड एलिजिबल आईटीसी कम्स टू 4 lakhs। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। सो एलिजिबल कितना बनेगा? 4,50,000। परफेक्ट। उसके बाद जाते हैं सेकंड पॉइंट दैट इज एग्जाम सप्लाई टू टैक्सेबल सप्लाई। सेम पॉइंट विल बी एप्लीकेबल। एग्जाम सप्लाई में इनपुट्स का भी ये सेम रहेगा, इनपुट सर्विस भी सेम रहेगा और कैपिटल गुड्स भी सेम रहेगा, सेम टू सेम, 1 ईयर प्रायर और सब कुछ सेम करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूआरपी टू आरपी मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखो यूआरपी टू आरपी के केस में क्या होता है, देखो 7/7/2020 के पहले आई वॉज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, बराबर। 7/7/2020 के बाद आई बिकेम अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। उन्होंने बोला है कि अगर यूआरपी टू आरपी हो रहा है ना, ये अगर जीरो टू हीरो हो रहा है, अगर यूआरपी टू आरपी है, फिर इन दैट केस दोस्तों सिर्फ इनपुट्स का तुझे आईटीसी मिलता है, बाकी किसी का भी आईटीसी नहीं मिलता है। मुझे इनपुट्स का आईटीसी मिलता है, बाकी किसी का भी तुझे आईटीसी नहीं मिलता है, मतलब इनपुट सर्विस का नहीं मिलेगा और कैपिटल गुड्स का नहीं। और इधर ना लोगों का कंफ्यूजन होता है, भाई कैपिटल गुड्स पे भी नहीं मिलता है क्या? हाँ, नहीं मिलता है कैपिटल गुड्स के केस में, ठीक है। यूआरपी टू आरपी के केस में सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स का मिलता है। नाउ इसके अंदर थोड़े से थियोरेटिकल पॉइंट्स से ध्यान देना। नाउ थियोरेटिकल पॉइंट्स क्या है? जब भी तुम लोग यूआरपी टू आरपी जा रहे हो, तभी तुम लोगों को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर कि डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01। और वो डिक्लेरेशन कभी क्या क्या होगा डिक्लेरेशन के अंदर? डिक्लेरेशन के अंदर ये होगा कि भाई कितना आईटीसी है जो पहले यूआरपी के टाइम पे मैं नहीं ले पाया, अभी मैं आरपी के टाइम पे लेना चाहता हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 100 यूनिट्स अभी परचेस किए, उसमें से 60 यूनिट्स तो इधर ही यूज हो गए, तो इस पर तो आईटीसी मिलना ही नहीं चाहिए। बट जो 40 यूनिट्स है, वो 40 यूनिट्स आई एम गोइंग टू यूज इट व्हाइल आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये जो 40 यूनिट्स एलिजिबल है, इसका मुझे डिटेल्स आईटीसी 01 के अंदर देना पड़ेगा, बराबर। तो ये मुझे डिक्लेरेशन कभी देना पड़ता है, इस पे क्वेश्चन है, दैट इज विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो दिन पे मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उधर से लेके विद इन 30 डेज तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तुम लोगों को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। बट अगर बट अगर ये जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू ऑफ आईटीसी सिग्निफिकेंट, अगर वो वैल्यू ऑफ आईटीसी सिग्निफिकेंट मतलब क्या? जिसका वैल्यू ऑफ आईटीसी इज मोर देन 2 लाख रुपीस, देन इन दैट केस हम लोग विश्वास नहीं रखेंगे कि तुम्हारा इतना डिक्लेरेशन में इतना आईटीसी है। हम लोगों को देखना है कि भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इसने वेरीफाई करना चाहिए। प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या करना चाहिए? ये चीज वेरीफाई करना चाहिए अगर वैल्यू ऑफ आईटीसी बिकम्स मोर देन 2 लाख, राइट। तो ये चीज अच्छे से ध्यान देना। ओके, अभी आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, दैट इज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन एक्सेट्रा। अभी ए जो है, ए के पास कुछ आईटीसी है, एक एंटिटी क्या हो गया? मर्ज हो गया बी के अंदर। अगर ए एंटिटी बी के अंदर मर्ज हुआ है, तो ये जो आईटीसी है ए के पास, उसका आईटीसी मिलेगा क्या ए को? मतलब सॉरी, आईटीसी जो ए के पास है वो बी के पास ट्रांसफर होगा क्या, ये मुझे पूछना है। सॉरी, एक मिनट। ए के पास जो आईटीसी है, ए अभी डीमर्ज हो रहा है, मर्ज हो रहा है बी के अंदर। ए के पास ऑलरेडी कुछ आईटीसी है, सो ए जैसे भी बंद हो रहा है, तो आईटीसी का क्या करे? तो आईटीसी ट्रांसफर होगा क्या बी को, इज द क्वेश्चन। द आंसर इज यस, बी को वो चीज ट्रांसफर हो जाएगी, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। इधर देखो सब लोग, इसके लिए कुछ
थियोरी पॉइंट्स आ सकते हैं। द ट्रांसफरर हैज टू फाइल जीएसटी आईटीसी 02, बराबर। उसके साथ-साथ उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट स्टेटिंग दैट द ट्रांसफर इज एज पर द प्रोविजंस। मतलब उसको पहले जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई ये जो तुम्हारा मर्जर हुआ है ना, दैट इज एज पर द प्रोविजंस। सो ट्रांसफरर टू फाइल द रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर द क्रेडिट, ये जो होता है उसको कॉमन पोर्टल पे जाके एक रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, और जो ट्रांसफरी होता है वो एक्सेप्ट करता है। So transferor to file the request to transfer the credit, transferee to accept the details on the common portal. अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा? ट्रांसफरर रिक्वेस्ट डालेगा, ट्रांसफरी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पार्ट 3, दैट इज रेगुलर स्कीम टू कंपोजिशन स्कीम। मतलब क्या? हम लोग पहले हीरो है, अभी बन रहे हैं जीरो। इसका मतलब मैं पहले रेगुलर स्कीम में था, अभी मैं कंपोजिशन में जा रहा हूं। मैं रजिस्टर्ड पर्सन था, पर मैं अनरजिस्टर्ड हो रहा हूं। मैं टैक्सेबल पर्सन था, अभी मैं एग्जाम टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था, अभी मैं एग्जाम सप्लाई। अभी पूरा का पूरा खोपड़ी उल्टा होगा। आई होप एवरीबडी हैज लर्नड दिस। अभी देखो क्या होता है इसमें। अभी पहले बात करते हैं, ये तीनों के लिए सेम ट्रीटमेंट है। तीनों के लिए सेम ट्रीटमेंट है। 7724 के पहले मुझे सिर्फ यस और नो में चैट के अंदर आंसर देना। 7724 के पहले आई एम अंडर टैक्सेबल, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई। 77 एंड उसके बाद आई एम प्रोवाइडिंग एग्जाम सप्लाई। मैं जब भी टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था, तभी मेरे पास 100 यूनिट्स मैंने परचेस किए। मैंने आईटीसी लिया होगा कि नहीं लिया होगा? व्हाट डू यू थिंक? मैंने आईटीसी लिया होगा कि नहीं लिया होगा? 100% यस लिया होगा, बिकॉज़ मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं। बराबर? तो मैंने पूरे के पूरे 100 यूनिट्स पे मैंने आईटीसी ले लिया होगा। बराबर? नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने इसमें से सिर्फ 60 यूनिट्स यूज किए व्हाइल आई एम प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई। बट बाकी के जो 40 यूनिट्स है, वो 40 यूनिट्स मैंने अभी तक सप्लाई यूज नहीं किए हैं। कैन आई से आई एम गोइंग टू यूज इट व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग एग्जाम सप्लाई नाउ? यस। तो आइडियली ये 40 यूनिट्स में मुझे आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज मैं एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करने वाला हूं। बट मैंने तो आईटीसी ऑलरेडी ले लिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो मुझे आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट्स इन स्टॉक आई विल हैव टू। अभी इनपुट सर्विस, ओके, तुम लोग मुझे बताओ, मैंने इनपुट सर्विस इधर लिया था। इनपुट सर्विस, मुझे इनपुट सर्विस का आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है क्या? जब भी मैं टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था, तभी मैंने इनपुट सर्विस लिया। मुझे इनपुट सर्विस का आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है क्या? नहीं बाबा, नहीं। क्यों? बिकॉज इनपुट सर्विस में जब भी लेता हूं, तभी भी यूटिलाइज करता हूं, ऐसे मानते हैं ना हम लोग। तो जब भी लिया और जब भी यूटिलाइज हो गया, तभी मैं टैक्सेबल सप्लाई दे रहा हूं। तो इसके वजह से इनपुट सर्विस मुझे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। अभी बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स का अगेन द टोटल लाइफ ऑफ अ कैपिटल एसेट इज गोइंग टू बी व्हाट? 5 years, बराबर। समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कि मैंने 7724 सॉरी 7724 के पहले मैं टैक्सेबल सप्लाई देता था, उसके बाद मैं एग्जाम सप्लाई देता हूं। ठीक है। मैंने जब भी टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था, तभी मैंने कुछ कैपिटल गुड्स परचेज किए ऑन 1/8/23। कैन आई से 5 साल तक उसका लाइफ होगा? यस। नाउ आई शुड यूज इट फॉर टैक्सेबल सप्लाई फॉर 5 years? यस। तो मैंने पूरा का पूरा 100% आईटीसी लिया होगा ना इस पे तो, बिकॉज मैं तो क्या था, इस पे मैं तो टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था, तो मैंने आईटीसी लिया होगा। यस। बट आइडियली तूने देखा ना, आई एम एलिजिबल फॉर आईटीसी ओनली फॉर दिस पीरियड। यू एग्री? आई एम एलिजिबल फॉर आईटीसी ओनली फॉर दिस पीरियड, बट आई एम नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी फॉर दिस पीरियड, बिकॉज मैं उसके बाद एग्जाम सप्लाई दे रहा हूं। बट मैंने तो पूरा का पूरा आईटीसी लिया है, तो मुझे इतने प्रोपोर्शन का आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। आई होप यू आर क्लियर। परफेक्ट एकदम। अभी ध्यान दो कि कैसे रिवर्स करना है। टोटल तूने आईटीसी कितना लिया हुआ था, वो पहले लिखो। बाद में एलिजिबल का, ओके, ठीक है। इधर एकदम सिंपल चीजें करनी है, एकदम सिंपल चीज करनी है। आइडेंटिफाई करो ये पीरियड कितना है, ये पीरियड कितना है, और ये तुम लोगों को मंथ वाइज करना है। सिंस वी आर आइडेंटिफाइंग एलिजिबल पीरियड,
गवर्नमेंट सेज 1 day of use is not equal to 1 quarter, 1 day of use is equal to 1 month only, बिकॉज हम लोग एलिजिबल पीरियड निकाल रहे हैं. ठीक है, ओके. नाउ हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? पार्ट ऑफ द मंथ इज 1 month. कैन आई से 8, 9, 10, 11, 12, 1 to 7, मतलब इधर 7 आ गए, बराबर ना, 7 आ गए. 8, 9, 10, 11, 12. कैन आई से 12 months आर एलिजिबल? यस. तो 60 months में से 12 months आर एलिजिबल, विच मीन्स इन एलिजिबल कितने बन गए? 48 months. समझो कि तूने आईटीसी लिया तो 10 लाख का, तो 10 लाख में से 48/60 अगर मैंने किया, आई विल गेट द फिगर विच आई नीड टू रिवर्स. आई विल गेट द फिगर विच आई नीड टू रिवर्स. एकदम परफेक्ट है भाई. तो मैं कितना रिवर्स करूंगा? 10 lakhs इंटू 48/6. करेक्ट. 8 लाख रुपीज का रिवर्सल मार. एक नंबर. अभी नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, दैट इज फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स. एकदम सिंपल. गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर तूने इनवर्ड सप्लाई कौन सा लिया, तूने कुछ ऐसे पेन्स परचेज किए, ठीक है, ये पेन्स तूने फ्री सैंपल्स करके दे दिए लोगों को, गवर्नमेंट बोलता है तुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. बराबर. अभी मैं तुम लोगों को इंटरकनेक्ट करके बताता हूँ. गवर्नमेंट बोल रहा है तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगर तूने आईटीसी लिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने कुछ परचेज किया, परचेज के टाइम पे मैंने 1 लाख पे किया, 10,000 रुपीज का जीएसटी पे किया. बराबर. विल आई गेट द आईटीसी फॉर 10,000? डिपेंड्स कि तू किसके लिए यूज कर रहा है. बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, ठीक है. बट अगर तूने यही बेच दिया किसी को, सॉरी फ्री सैंपल करके दे दिया, क्या किया? फ्री सैंपल. देन इन दैट केस ये आईटीसी तूने नहीं लेना चाहिए. और अगर तूने इसका आईटीसी लिया होगा ना, तो ये जो सप्लाई किया ना, ये सप्लाई क्या माना जाएगा मालूम है? डीम्ड सप्लाई. याद करो, याद करो सप्लाई का चैप्टर, याद करो सप्लाई का चैप्टर जिसके अंदर हम लोग ने सेक्शन नंबर 7(1)(c) पढ़ा था. सेक्शन नंबर 7(1)(c) के अंदर सबसे पहला पॉइंट था डीम्ड सप्लाई. डीम्ड सप्लाई के अंदर उन्होंने बोला था इफ देयर इज अ ट्रांसफर, ओके, इफ देयर इज अ ट्रांसफर, दैट ट्रांसफर हैज टू बी परमानेंट इन नेचर एंड आईटीसी शुड बी अवेल्ड ऑन दैट. अगर उस पे आईटीसी लिया है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? डीम्ड सप्लाई मानेंगे. अगर इफ यू डोंट वांट टू कंसीडर दिस एज डीम्ड सप्लाई, प्लीज डोंट टेक द आईटीसी. बट इफ यू टेक द आईटीसी, वी विल कंसीडर दिस एज डीम्ड सप्लाई. करेक्ट. अंडरस्टैंडिंग. तो ये तुम लोगों को मैं इंटरकनेक्ट करके दिया सप्लाई चैप्टर. बाद में आता है बाय वन गेट वन ऑफर. नाउ इन बाय वन गेट वन ऑफर एग्जैक्टली क्या होता है? बाय वन गेट वन ऑफर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टूथपेस्ट परचेज किया, उसके ऊपर मैंने 20 रुपीज का जीएसटी दिया. मैंने और एक टूथपेस्ट परचेज किया, उस पर भी मैंने 20 रुपीज का जीएसटी पे किया. मेरा टूथपेस्ट माँ कसम बिका ही नहीं जा रहा है. तो मैंने क्या किया? एक टूथपेस्ट कितने बिकता है? 200 रुपीज में. तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, बाय वन गेट वन में बेच देते हैं. सो मैंने क्या किया? वही दोनों पे सेलो टेप लगाया, ठीक है, और मैं अभी बेच रहा हूँ. 200 रुपीज में बेच रहा हूँ दोनों, जो मैं नॉर्मली एक बेचता हूँ. द क्वेश्चन कम्स कि सर एक तो विद कंसिडरेशन बिका गया, दूसरा तो विदाउट कंसिडरेशन बिका गया. नाउ द क्वेश्चन इज कि सर मुझे कौन सा आईटीसी मिलेगा? एक का ही मिलेगा, दोनों का मिलेगा? व्हाट विल हैपन? Now the answer is you will get the ITC for both, because you are going to assume that you have sold both the products at a single price. बोथ द प्रोडक्ट. ऐसा नहीं मानेंगे एक का सब प्राइस है, दूसरा फ्री में दिया, नहीं, ये दोनों 200 रुपए में बिकेंगे. सो बोथ आर विद कंसिडरेशन ऑफ 200. दैट्स व्हाई यू विल गेट द आईटीसी ऑफ बोथ. अंडरस्टैंडिंग? ओके. Next point is buy more, save more discount. For example, I have multiple t-shirts and I have taken the ITC. I made one scheme for the customers that if you purchase one t-shirt, you'll get it for 1,000. If you buy two t-shirts, then you'll get it for 900. मतलब 900 each. If you buy three t-shirts, you'll get it for 800 each. Now the point is कि कहने से मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ सामने वाले को. ए समझा क्या? ये मैं सामने वाले को क्या दे रहा हूँ? डिस्काउंट दे रहा हूँ. If I am giving a discount, will it affect my ITC का availability? If I'm giving any discount, मुझे कुछ भी ITC का availability मेरा impact होगा क्या? Answer is no. Answer is no. मेरा ITC का impact नहीं होगा availability. ये चीज याद रखना. buy more save more होगा तो भी discount in the price is not going to impact my ITC availability. ये चीज याद रखो. रूल नंबर 37A. अभी छोटी छोटी चीजें जो कंप्लीट करते हैं, पर उसके पहले थोड़ी थोड़ी चीजें हैं. इसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 18(6) करके. ये 18(6) के अंदर क्या लिखा है? सब लोग इधर ध्यान दो. 18(6) के अंदर लिखा है कि इफ आई परचेस एनी कैपिटल गुड्स, आई एम एक्सपेक्टेड टू यूज द कैपिटल गुड्स फॉर 5 years. बराबर. आई एम एक्सपेक्टेड टू यूज द कैपिटल एसेट फॉर
5 capital goods for 5 years, बराबर. But if within 5 years, if I sell that capital asset, then in that case government asks you to reverse the ITC. गवर्नमेंट बोलता है भाई छपरी क्या 5 साल के लिए यूज करने वाला था, यू आर यूजिंग इट ओनली फॉर 3 years, तो तूने तो आईटीसी पूरा का पूरा ले लिया 5 साल का, बट यू डिड नॉट यूज इट फॉर 5 years, यू यूज इट ओनली फॉर 3 years, आफ्टर दैट यू सोल्ड इट. सो 3 साल का आईटीसी तुझे मिलता है, बट बाकी के जो 2 साल का तूने आईटीसी फालतू का लिया हुआ है ना, वो क्या करना पड़ेगा बाबा, रिवर्स करना पड़ेगा, राइट. तो रिवर्स कितना करना पड़ेगा, तो ये हम लोग इधर देखेंगे. रिवर्सल करना पड़ेगा इन एलिजिबल आईटीसी और आउटवर्ड लाइबिलिटी, बिकॉज मैं जब भी वो असेट बेचता हूं ना, तभी वो मेरा बिजनेस असेट होता है, और इसके वजह से उस पर मुझे जीएसटी भी देना पड़ता है. सो मुझे कितना जीएसटी देना पड़ेगा, मेरा जो भी आउटवर्ड लाइबिलिटी है वो बेचने के टाइम पे जो भी जीएसटी आएगा वो, या फिर इन एलिजिबल आईटीसी. इसके लिए एक बढ़िया सा मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया है, प्लीज इधर देखो. और यही एग्जाम्पल क्या, ग्रेनाइट टेक्सटाइल्स. ग्रेनाइट टेक्सटाइल्स करके अपने अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर एक क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से देख के जाना है. ग्रेनाइट टेक्सटाइल्स. नाउ 2011 2019 की बात करते हैं. 2011 2019 को मैंने परचेस किया कैपिटल गुड्स वर्थ 10 lakhs, बराबर है. एंड जीएसटी पेड इज 1,20,000. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आई शुड यूज इट फॉर 5 years, नो, बराबर. तो मैंने आईटीसी अवेल भी कर दिया, ये पूरा का पूरा आईटीसी मैंने अवेल कर दिया. चलो, आई शुड यूज इट फॉर 5 years, बट मैंने विद इन 5 years बेच दिया. ऑन 4/4/21 मिस्टर ए एम सप्लाइड द कैपिटल गुड्स फॉर 5,50,000. ये फर्स्ट सिचुएशन है. तो इफ यू सेल इट फॉर 5,50,000 एंड अज्यूमिंग द जीएसटी रेट इज 18%, तो यू हैव टू विद इन 5 years यू हैव सोल्ड इट, राइट. तो मेरा कंप्यूटेशन कैसे आता है, इन एलिजिबल आईटीसी एंड आउटवर्ड लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज हायर. नाउ देखो, इन एलिजिबल आईटीसी कैसे निकालेंगे, सामने आराम से देखो. 2011-19 से लेके 4/4/21 तक ये जो पीरियड है, इज इट माई एलिजिबल पीरियड और इन एलिजिबल पीरियड? आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू आंसर. 2011-19 से लेके 4/4/21 का पीरियड इज एलिजिबल पीरियड और इन एलिजिबल पीरियड? इट इज माई एलिजिबल पीरियड, बराबर है. परफेक्ट, एकदम ओके. हाउ मेनी क्वार्टर्स आर गेटिंग कवर्ड, लेट्स सी. नाउ प्रीवियस ईयर अगर मैंने देखा तो 1920 है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1920 के साल में कैन आई से क्वार्टर नंबर 3 एंड क्वार्टर नंबर 4 ना, बिकॉज नवंबर है, नवंबर इज फॉलिंग अंडर क्वार्टर नंबर 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड क्वार्टर नंबर 4 आई एम यूजिंग. आफ्टर दैट 2021 में क्वार्टर 1 2 3 4 एंड 21, सॉरी एक सेकंड, 2021 1 2 3 4 and 21-22 only first quarter, because 4 days of April. So can I say there are 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 quarters which are there, I used it for eligible period. So 7 quarters into 5% which is fixed, मतलब 35% is eligible ITC, बराबर. तो जितना भी मैंने आईटीसी लिया था उसका 35% इज एलिजिबल, बट बाकी का 65% इज इन एलिजिबल. इसके लिए आई विल रिड्यूस 1,20,000 into 35%. If I do, it comes to 42,000. Whenever I will reduce it, I will get 78,000 which is ineligible. और कितने बेचा तूने, 550. What is the rate, 18%. So 550 into 18% comes to 99,000. So outward liability कितना था, 99,000. Whichever is higher comes to what, 99,000. So 99,000 you'll have to reverse. Similarly, in case of point number 2, you'll have to see. So even though the amount is 9 lakh, can I say ineligible ITC is going to remain the same, which is 78? Or you sold it for 9 lakhs, so 9 lakhs into 18% comes to 1,62,000, whichever is higher is 1,60,000. करेक्ट है. सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 18(6). याद रखना ये जो एक्सेप्शन है, ये मतलब देयर इज वन एक्सेप्शन. बेसिकली दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू फ्यू थिंग्स. मतलब अगर कोई भी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होंगे, जिग्स होंगे, मोल्ड्स होंगे, मोल्ड्स होते हैं ना, मोल्ड्स ढांचा, मोल्ड्स, डाइज, टूल्स, फिक्सचर्स, इनके लिए ये एक्सेप्शन नहीं लगता है. इसका मतलब तुम लोगों को टैक्स सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही पे करना पड़ता है.
मतलब इनके लिए दिस और दिस व्हिचएवर इज़ हायर नहीं है। ये चीज़ों के लिए सिर्फ क्या है मालूम है? ये चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है, आउटवर्ड लायबिलिटी दैट्स इट। करेक्ट है? इनके लिए वो हम लोगों को कंपेयर नहीं करना है। ठीक है? छोटा-सा पॉइंट था, इम्पोर्टेंट था। अभी छोटे-छोटे पॉइंट्स मेरे बाकी है, हम लोग फटाफट कवर करेंगे, विल ट्राई टू फिनिश इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। एवरीबॉडी प्लीज़ पे अटेंशन, रूल नंबर 37 ए में क्या होता है? नाउ देयर आर 2 पार्टीज़, नंबर 1 देयर इज़ वन पर्सन कॉल्ड सुमित एंड देयर इज़ वन पर्सन कॉल्ड स्नेहा, ठीक है? सुमित ने कुछ सप्लाई किया ऑफ गुड्स वेयर द इनवॉइस इज़ ऑन 7/7/25, ठीक है? तो स्नेहा शुड मेक अ पेमेंट बराबर ऑफ 10 lakhs एंड 1 लाख, उसने पेमेंट कर भी दिया, बराबर ऑन द सेम डे, ठीक है? नाउ द पॉइंट इज कैन आई से सुमित विल फाइल ओके, स्नेहा जो है वो स्नेहा को आईटीसी कभी मिलेगा? नंबर वन, स्नेहा शुड यूज इट फॉर बिजनेस पर्पस, स्नेहा के पास उसका इनवॉइस होना चाहिए। स्नेहा के केस में सुमित ने गवर्नमेंट को उसका जीएसटी पे करना चाहिए, बराबर ना? गवर्नमेंट को सुमित ने उसका जीएसटी पे करना चाहिए, करेक्ट है? अभी देखो प्रॉब्लम क्या होता है, एवरीबडी पे अटेंशन। अभी ना नजर हटी दुर्घटना घटी का पॉइंट है, ठीक है? एकदम फोकस्ड रहना, जो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं प्लीज अपना स्पीड कम करना। एक सुमित है, सुमित ने जुलाई मंथ में कुछ सप्लाई किया, कह रहे से सुमित का वो आउटवर्ड सप्लाई था, यस। सो सुमित जुलाई मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, दैट इज 11/8/25 को फाइल किया समझ उसने, बराबर। सुमित ने उसका जीएसटीआर 1 फाइल किया, इसका मतलब स्नेहा के जीएसटीआर 2B के अंदर वो दिख जाएगा। से फॉर एग्जांपल इट गॉट रिफ्लेक्टेड ऑन 14/8/25, ठीक है? अब यू थिंक फ्रॉम स्नेहास पर्सपेक्टिव। नाउ स्नेहा क्या बोल रही है कि मुझे अभी आईटीसी तो मिल जाएगा, तो उसने क्या किया, जीएसटीआर 3B के अंदर उसका आईटीसी ले लिया, बिकॉज़ इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर स्नेहा टू चेक विथ ईच एंड एवरी पर्सन एंड टू चेक कि भाई तूने पेमेंट किया, तूने पेमेंट किया, तूने पेमेंट किया। वो कैसे पूछेगी? तू बता कि जो पॉइंट उन्होंने सेक्शन 16 में लिख के रखा है कि इट इज द रेसिपिएंट्स रिस्पांसिबिलिटी टू चेक विद द सप्लायर कि उसने गवर्नमेंट को पे किया कि नहीं। ऑन अ पीस ऑफ पेपर इट इज गुड, बट प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? नो। इसके वजह से रेसिपेंट क्या मानेगा कि भाई अगर जीएसटी 2B में आ रहा है ना, तो सप्लायर पे कर देगा जीएसटी, बट सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया था और स्नेहा ने उसका आईटीसी ले लिया। तो गवर्नमेंट स्नेहा को क्या बोलता है मालूम है? गवर्नमेंट बोलता है कि भाई स्नेहा, तुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये जो सप्लायर है ना, वो सप्लायर ने अभी तक उसका जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है और उसका पेमेंट भी नहीं किया है। तो कैन आई से दैट जो भी स्नेहा ने पेमेंट किया था, अभी तक सुमित ने उसका पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया है। उसने उसका जीएसटीआर 3B नहीं भरा और पेमेंट भी नहीं किया। तो आइडियली स्नेहा को क्या करना चाहिए? उसका आईटीसी रिवर्स करना चाहिए, बिकॉज़ गवर्नमेंट को तो उसका जीएसटी मिला ही नहीं है। बट तो भी गवर्नमेंट ने स्नेहा को थोड़ा टाइम दिया और गवर्नमेंट ने स्नेहा को बोला कि डोंट रिवर्स द आईटीसी राइट नाउ, लेट्स वेट फॉर द सप्लायर टू मेक अ पेमेंट ऑफ दिस जीएसटी एंड लेट्स वेट फॉर 30th सितंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 25-26 का फाइनेंशियल ईयर है, बराबर है? तो उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30th सितंबर कभी आता है? 30th सितंबर 26। तो इसके पहले अगर ये सप्लायर ने मतलब सुमित ने ये जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया, देन इन दैट केस स्नेहा इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी। जो लिया है वो कोई कोई कंटिन्यू करना है। बट अगर वो सुमित ने ये 1 लाख का जीएसटी गवर्नमेंट को 30th सितंबर तक पे नहीं किया, देन इन दैट केस गवर्नमेंट स्नेहा को बोलता है, स्नेहा प्लीज अभी तूने जो जीएसटी का आईटीसी लिया था, प्लीज वो क्या कर, रिवर्स करना। ना वो रिवर्स करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, टाइम लिमिट देता है 2 मंथ्स का। 30th सितंबर के बाद 2 मंथ्स के अंदर-अंदर तुझे वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और ये होगा विदाउट इंटरेस्ट, बराबर। बट अगर 30th नवंबर के पहले भी अगर उसने रिवर्स नहीं किया, देन इन दैट केस स्नेहा को क्या करना पड़ेगा? स्नेहा को रिवर्स तो करना पड़ेगा ही, बट अलोंग विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो रिवर्स अगर उसने 25/12 को किया, देन इन दैट केस तुझे रिवर्सल को करना ही है, पर रिवर्सल इंटरेस्ट के साथ करना है और वो इंटरेस्ट जो है, वो क्या इधर से नहीं लगेगा जब से अवेल किया, नहीं, 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 नहीं। इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 2 मंथ्स, उधर से तुझे इंटरेस्ट लग जाए और वो इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ये तुम्हारा बोलता है रूल नंबर 37A। और इसका अगर लैंग्वेज पढ़ना है, मैं तुम लोगों को ये इसके अंदर लैंग्वेज भी देख रहा। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस रूल नंबर 37A?
परफेक्ट है। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज 86A एंड 86B। अभी 86A जो है ना, एक बार पढ़ के रखने का। 86A क्या है? देखो 2-3 पॉइंट्स ही बाकी है। ये एक बाकी है और एक मुझे डिस्कस करना है, और एक चीज मैं बता तुम लोगों को क्या है। ठीक है, 86A क्या बात करता है, फटाफट एक बार हम लोग गो थ्रू करते हैं। 86A में बोला है, रूल अलाउज टैक्स अथॉरिटीज टू ब्लॉक द आईटीसी। अगर टैक्स अथॉरिटीज को कभी भी लगा ना कि भाई तूने कुछ तो गड़बड़ किया है, तूने आईटीसी बराबर नहीं लिया है, फिर इन दैट केस गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो तेरा आईटीसी ब्लॉक कर सकता है। बराबर अंडरस्टैंडिंग? तो ये गवर्नमेंट कौन ब्लॉक कर सकता है? कमिश्नर हो सकता है या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर हो सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है सर। नाउ द क्वेश्चन इज, सर कैन ब्लॉक ऑफ आई, मतलब कौन से रीजंस की वजह से तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक होगा? तो ये याद रखना, डॉक्टर पिंग। क्या याद रखना? डॉक्टर पिंग। ये डॉक्टर पिंग क्या होता है? डी मतलब क्या? देखो, ये रीजंस हो सकते हैं। डी मतलब क्या कि रेसिपेंट क्लेमिंग द आईटीसी इज फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट एंड नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब तुम लोग डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से धंधा कर ही नहीं रहे हो। तुम लोग ने बोला कि इधर से धंधा कर रहे हो, और तुम लोग धंधा कर ही नहीं रहे उधर से। सो डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से तुम लोग धंधा नहीं कर रहे हो। एकदम परफेक्ट है। तो ये होता है डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो क्या कर सकता है? आईटीसी ब्लॉक कर सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट को लगता है तो कुछ तो झोल करता है। ठीक है, तो डी हो गया। बाद में आर क्या होता है सर? आर मतलब रेसिपेंट इज क्लेमिंग द आईटीसी इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट। रेसिपेंट क्लेमिंग द आईटीसी इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, रेसिपेंट ही नहीं है। ठीक है, ओके, ये आर हो गया। नाउ पी क्या होता है? पी मतलब किधर गया पी? हाँ, वेयर द टैक्स फॉर दैट सप्लाई हैज नॉट बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। अगर सप्लायर ने कभी गवर्नमेंट को टैक्स पे ही नहीं किया तो मेरा आईटीसी क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल ऊपर जैसे देखा, स्नेहा के केस में सुमित ने गवर्नमेंट को पे किया ही नहीं था, स्नेहा को बोल के रखा था आईटीसी रिवर्स करना है। पर अगर स्नेहा ने आईटीसी रिवर्स तो भी नहीं किया, देन इन दैट केस गवर्नमेंट स्नेहा का आईटीसी ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, तो डी हो गया डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। आर मतलब रेसिपेंट नॉन एग्जिस्टेंट है। पी मतलब क्या? पेमेंट ही नहीं किया सप्लायर ने। आई मतलब क्या? आई मतलब वेयर द रेसिपिएंट डज नॉट possess द रिक्वायर्ड टैक्स इनवॉइस। मेरे पास अगर टैक्स इनवॉइस नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? आईटीसी रिवर्स कर, गवर्नमेंट अपना आईटीसी रिवर्स मतलब ब्लॉक कर देगा, मेरे पास अगर इनवॉइस नहीं होगा तो। ठीक है, बाद में एन मतलब क्या? एन मतलब यूजिंग इनवॉइसेस फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर। फेक इनवॉइस है भाई, ऐसा कोई सप्लायर है ही नहीं, और उसने कुछ सप्लाई करके रखा है ऐसा दिखा है तूने, पर ऐसा सप्लायर कोई है ही नहीं। ये गवर्नमेंट को अगर समझा, देन इन दैट केस वो तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक कर सकता है। एंड जी मतलब क्या? जी मतलब विदाउट रिसीविंग गुड्स और सर्विस। मुझे गुड्स मिला नहीं है, सर्विस भी नहीं मिला, तो भी मैंने क्या, मेरा तो इन दैट केस क्या होगा? आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। एकदम परफेक्ट। चलो ये तुम्हारा कंप्लीट होता है 86A। मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट इज 1 ईयर, ब्लॉक करने का मैक्सिमम लिमिट इज 1 ईयर। ठीक है, इधर आ जाओ 86B। 86B इंटर पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट। 86B में बोला क्या है? 86B में क्या बोलते हैं मालूम है? देखो, तुम्हारे पास भले कितना भी आईटीसी होगा, तुम्हारे पास भले कितना भी आईटीसी होगा, अगर तुम्हारा टैक्सेबल सप्लाई, वापस बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा टैक्सेबल सप्लाई इज इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs पर मंथ, अगर तुम्हारा टैक्सेबल सप्लाई इज इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs पर मंथ, देन इन दैट केस रूल 86 भी अप्लाई होगा। और रूल 86 में बोला है कि भले तुम्हारे पास जितना भी आईटीसी होगा, तुझे पूरे के पूरे आईटीसी का पूरे का पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा। योर आईटीसी विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 99% ऑफ योर आउटवर्ड टैक्स और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। मतलब तुझे 1% झक मार के पे करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है वो लोगों के लिए जिनका टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ इन एक्सीड्स 50 लाख रुपए। एकदम परफेक्ट एवरीबॉडी। ओके, उसके ना कुछ तो एक्सेप्शंस उन्होंने दिए हैं। स्ट्रेट उठ के क्वेश्चन आता है भाई, एक्सेप्शन बताओ 86B के। तो उनके एक्सेप्शन में ऐसा लिखा है कि उनके अगर की पर्सन है, अगर फॉर एग्जांपल देयर इज वन कंपनी और वो कंपनी को 86 भी लगता है, बराबर, मतलब उसने 99% सिर्फ वो क्या कर सकता है? आईटीसी ले सकता है, 1% उसको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट अगर वो कंपनी के कोई डायरेक्टर्स है, होल टाइम डायरेक्टर है समझ, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर ये मैनेजिंग डायरेक्टर लास्ट 2 साल में, लास्ट 2 इयर्स में इनकम टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पे करता है ऑफ मोर देन 1 लाख इन ईच ऑफ द फाइनेंशियल,
अगर उसके डायरेक्टर्स लास्ट दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में इनकम टैक्स पे करते हैं ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीस इन ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो ये जो पर्सन है ना, ये कंपनी का जो आदमी है ना, ये कंपनी का आदमी गवर्नमेंट को सफिशिएंट हेल्प कर रहा है, और इसके वजह से ये एंटिटी को 86 भी यूज करने की जरूरत नहीं। If the key person of that entity is making a payment of income tax is in excess of 1 lakh rupees in the last 2 financial years in each of the financial years, then in that case the entity is not required to apply 86B. अब ये एंटिटी कंपनी हो सकती है, या एंटिटी एचयूएफ हो सकती है, या फिर वो फर्म हो सकती है, कोई भी हो सकता है। फर्म होगा तो पार्टनर ने इनकम टैक्स पे किया, तो एचयूएफ होगा तो कर्ता ने इनकम टैक्स पे किया, तो ऐसा। बराबर। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड अ रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। आई विल टेल यू कि इसका क्या मतलब होता है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, बिकॉज इंटर में तुम लोगों को इतना रेलेवेंट नहीं है, पर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। अभी क्या होता है कि अगर मैं पर्सन हूं, मैंने गुड्स परचेज किए और मैंने उस पर जीएसटी भर दिया, अगर मैंने वही गुड्स एक्सपोर्ट किए, मतलब ये जीरो रेटेड सप्लाई हो गया, बराबर। अगर ये एक्सपोर्ट किए तो जो भी मैंने इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी भरा है उसका मुझे रिफंड मिलता है ना। इफ दैट रिफंड इज मोर देन 1 लाख रुपीज, देन इन दैट केस मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम चीजें तो एक्सपोर्ट ही करता हूँ, एनीवेज आई एम गोइंग टू गेट अ रिफंड ऑफ दैट, सो व्हाई डू यू वांट मी टू पे एडिशनल टैक्स ऑफ 1%? एनीवेज आई एम गोइंग टू गेट अ रिफंड फ्रॉम यू। तो इसकी वजह से अगर वो सिग्निफिकेंट रिफंड तुझे ऑलरेडी मिलता होगा, गवर्नमेंट सेज दैट तुझे 86 भी एप्लीकेबल नहीं होता। सेकंड केस जस्ट एक्सप्लेन करता हूं, तुम लोगों के लिए, इंटर के लिए नहीं है, बट पॉइंट है तो एक्सप्लेन करता हूं। मेरे इनवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी लगता है वो 18% है, और मैं जो प्रोडक्ट यूज करके मेरा आउटवर्ड सप्लाई दे रहा हूं उस पर मुझे सिर्फ 5% का ही जीएसटी लगता है। सो मैं 5% कलेक्ट करता हूं, पर मैं 18% देता हूं, तो कहना से मेरा हमेशा आईटीसी ज्यादा रहता है। यस। तो इसको बोला जाता है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, और ये जो एक्सेस में पे करता हूं ना, उसका मुझे क्या मिलता है, रिफंड मिलता है दोस्त। और अगर ये रिफंड इज मोर देन 1 लाख रुपीज, मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ, व्हाई डू यू वांट मी टू पे टैक्स, बिकॉज एनीवेज आई एम गोइंग टू गेट अ रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज फ्रॉम यू। सो दैट्स व्हाई इधर भी वो लोग मेरे से 86B के हिसाब से टैक्स नहीं लेते। तो इफ द रिफंड इज इन एक्सेस ऑफ मोर देन 1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और इन्वर्टेड ड्यूटीज। पॉइंट नंबर 3 एकदम सिंपल पार्ट है। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है देखो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल पर्पज के लिए बोल रहा हूं, आई एम स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ डिसंबर। दिसंबर मंथ में मेरे लिए 86 भी लगता है, बिकॉज मेरा जो टैक्स, मतलब जो टैक्सेबल सप्लाई है मोर देन 50। एकदम परफेक्ट। दिसंबर में क्या है, 86 भी लगता है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट बोलता है कि अगर तू मुझे बात बता, क्यूमुलेटिवली मतलब अभी तक, दिसंबर तक मतलब नवंबर तक, दिसंबर के पहले मतलब नवंबर तक, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर तूने क्यूमुलेटिवली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये क्यूमुलेटिवली मुझे बताओ, उसका तुम्हारा आउटवर्ड टैक्स कितना आया, तुम्हारा आउटवर्ड टैक्स कितना आया क्यूमुलेटिवली। अच्छा, आउटवर्ड टैक्स अप्रैल से लेकर नवंबर तक आया 10 करोड़ का, बराबर। उसके बाद आउटवर्ड टैक्स कितना है, 10 करोड़ का। अभी उन्होंने बोला कि तू एक बात बता, क्यूमुलेटिवली तूने वो 10 करोड़ पे करने के लिए अप्रैल से लेकर नवंबर में कितना तूने आईटीसी क्लेम किया। अच्छा, तो मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब मिला के मैं आईटीसी लेके आऊंगा। 9.5 करोड़ मैंने टोटल यूज किया था। सो बेसिकली आई हैव पेड 50 लाख रुपीज बाय नॉट यूटिलाइजिंग द आईटीसी। मैंने आईटीसी यूटिलाइज नहीं किया, मैंने सिर्फ 50 लाख रुपीज का पेमेंट किया, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के हिसाब से था। एकदम बराबर है। तो ये जो 50 लाख रुपीज है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर तूने टिल नवंबर टिल नवंबर तूने अगर मोर देन 1%, अप्रैल से लेकर नवंबर तक मोर देन 1% अगर तूने कैश में पे किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के हिसाब से, देन इन दैट केस दिसंबर मंथ में तुझे 86 भी यूज करने की जरूरत नहीं है। मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि अगर तूने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर 50 lakhs तूने पे किया है, तो सिंस यू हैव ऑलरेडी हेल्प्ड द गवर्नमेंट, ओके, तूने कितना पेमेंट आईटीसी बिना आईटीसी लेके पे किया है, 50 lakhs अपॉन 10 करोड़, कितना आंसर आता है? तूने बिना आईटीसी लेके कितना पेमेंट किया? 50 lakhs अपॉन 10 करोड़, कितना होगा? इट इज गोइंग टू बी 5%। सो इफ दिस परसेंट इज मोर देन 1% ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी, तो मतलब अभी तक तूने ऑलरेडी गवर्नमेंट को हेल्प किया है,
एंड वो भी मोर देन 1% किया है। सो अभी तुझे दिसंबर मंथ में वापस 86 भी यूज करने की जरूरत नहीं। ये मैं हमेशा अपने लेक्चर के अंदर ही एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं हमेशा एवरी मंथ डोनेट करता हूँ। एवरी मंथ में डोनेट करता हूँ, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं थोड़ा 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 डोनेट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं स्कूल में हूँ, समझ, ठीक है। एवरी मंथ डोनेट कर रहा हूँ मैं 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000। दिसंबर महीना आया, दिसंबर मंथ में स्कूल के अंदर टीचर ने सब लोगों को ना एक कार्ड बांटा और कार्ड में बोला कि तुम लोगों को अभी डोनेशंस लेके आना है घर घर जाके। अभी टीचर ने मुझे बोला कि अमित तू मत कर, बिकॉज तू ऑलरेडी वो चैरिटेबल ट्रस्ट को वैसे भी डोनेशन देता है एवरी मंथ। सिंस यू ऑलरेडी गिव द डोनेशन एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी गिवन द डोनेशन, तुझे कार्ड में नहीं दे रही हूँ क्योंकि तूने ऑलरेडी पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको चैरिटेबल ट्रस्ट को हेल्प किया। मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मुझे वो क्यों नहीं लगा, मुझे वो जो सब लोगों को जो टास्क दिया था वो टास्क मेरे लिए क्यों नहीं था? बिकॉज मैंने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऑलरेडी वो चैरिटेबल ट्रस्ट को हेल्प किया हुआ था। सो इधर भी वैसे ही है, अप्रैल से लेकर नवंबर में अगर मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को सफिशिएंट पैसा दिया ऑलरेडी, देन इन दैट केस 86 बी के अंदर वो 1% देने की जरूरत मुझे नहीं है। अंडरस्टैंडिंग सब लोगों को समझा? तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में अगर बात किया तो ऐसे आता है, रूल 86 बी इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, पीएसयू एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। परफेक्ट, दिस इज योर 86 बी। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। एक दो तीन पॉइंट्स है मुझे डिस्कस करना है आईटीसी के चैप्टर में। ये अपना इधर देखो, दो तीन सर्कुलर्स से डिस्कस करते हैं। एक्स वर्क्स मॉडल इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? एक ओईएम फैक्ट्री है। ओईएम मतलब क्या? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मतलब मर्सिडीज बेंज, ठीक है। ओईएम फैक्ट्री मतलब मर्सिडीज बेंज। और इधर कार डीलर है, फॉर एग्जांपल साई सर्विसेज इज अ कार डीलर, ठीक है। साई सर्विसेज अ कार डीलर और इधर मर्सिडीज है। अभी कार डीलर को 10 गाड़ियों की जरूरत है, 10 गाड़ियों की जरूरत है। तो मर्सिडीज को फोन करता है और बोलता है कि 10 गाड़ी रेडी रख, मैं मेरा ट्रांसपोर्ट वाला भेज रहा हूं तुम्हारे इधर, प्लीज वो गाड़ियां हैंड ओवर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कार डीलर कार परचेस कर रहा है, विल कार डीलर गेट द आईटीसी? आंसर इज यस। क्यों ब्लॉक नहीं होगा क्या? नहीं, बिकॉज सेक्शन नंबर 17(5) के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये ब्लॉक नहीं होगा इफ यू आर इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। बराबर, तो डीलर को डेफिनेटली आईटीसी उसका मिलने वाला है। ठीक है सर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पॉइंट कि सर आईटीसी कभी मिलेगा? आइडियली आईटीसी डीलर को तभी मिलेगा जब भी डीलर को गुड्स रिसीव होंगे। बराबर, एकदम परफेक्ट। अभी देखो, ओईएम फैक्ट्री जो है, ओके, डीलर ने कहने से ट्रक भेज दिया ऑलरेडी, डीलर ने कहने से ऑलरेडी ट्रक भेज दिया है। अगर डीलर ने ऑलरेडी ट्रक ओईएम फैक्ट्री को भेज दिया है कलेक्ट करने के लिए, ओईएम फैक्ट्री वो ट्रक के ऊपर कुछ गुड्स मतलब जो गाड़ी है वो डाल देगी। बराबर, सो बेसिकली डीलर ने जो भी ट्रक भेजा था, ओईएम फैक्ट्री जो मर्सिडीज है वो 10 गाड़ियां जो है वो हैंड ओवर कर देगी टू द ट्रांसपोर्टर। बराबर, द क्वेश्चन इज जो हैंड ओवर किया वो 29/7 को किया, जब भी वो गाड़ियां डीलर को रिसीव हुई वो 38/25 को हुई। द क्वेश्चन कम्स, डीलर को रिसीट तो 38 को हुआ, तो रिसीट का डेट क्या माना जाएगा? 29/7 माना जाएगा कि 38 माना जाएगा? ये क्वेश्चन है। सो उन्होंने बोला कि ये जो रिसीट है ना, वो रिसीट उन्होंने उनको 38 को नहीं 29/7 को ही माना जाएगा। व्हेन द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ रिसीट बाय द डीलर। ठीक है, उसके बाद और दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं मुझे, दैट इज क्लैरिफिकेशन ऑन, ओके, ये पहले करते हैं इंश्योरेंस का। ठीक है, इंश्योरेंस जो होता है ना, इंश्योरेंस इंश्योरेंस हमेशा व्हीकल का इंश्योरेंस हमेशा दो टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर वन इट कैन बी रीइंबर्समेंट बेसिस का इंश्योरेंस, कि भाई मैं पहले खर्चा करूंगा उसके बाद मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लूंगा। ठीक, सेकंड जो इंश्योरेंस होता है वो होता है कैशलेस मोड। कैशलेस मतलब मैं खर्चा ही नहीं करूंगा, मैं सीधा इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा भाई उसके पास जाके सेटल कर दे। ठीक है, इधर देखो क्या होता है, इधर देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कैशलेस मोड का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक पर्सन है उसका नाम है किसले, ठीक है, और जेन्युइनली एक पर्सन है, रेगुलर बैच में एक पर्सन है उसका नाम है किसले। देखो इसका फोटो भी हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो इसका नाम किसले है, उसके पास एक गाड़ी है, गाड़ी उसकी खराब होती है,
इधर एक अतुल्य करके है, वो मैकेनिक है। वो मैकेनिक के पास जाता है और बोलता है, "ओ मैकेनिक काका, ज़रा प्लीज़ ज़रा गाड़ी रिपेयर करो ना।" तो मैकेनिक काका ने वो पूरा गाड़ी रिपेयर किया। वो बोला कि 5 लाख का खर्चा आएगा। इसलिए बोला, "हाँ? 5 लाख का खर्चा?" तो इसलिए बोलते हैं, "मैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे पास तो इंश्योरेंस है।" तो इंश्योरेंस है, तो अतुल्य क्या करता है डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है बिकॉज़ ये इंश्योरेंस कैशलेस मोड पे है, ठीक है? तो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करता है मैकेनिक और उधर सेटलमेंट कर देता है। क्वेश्चन ये आता है, ये जो इनवॉइस रेज़ होता है वो कौन किस पे करेगा? ये इनवॉइस जो मैकेनिक है ना वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। कैन आई से 10 लैक्स प्लस जीएसटी चार्ज होगा? Yes. The question comes, will insurance company get the ITC? Will insurance company get the ITC? Answer is yes. Insurance company is going to get the ITC because ये बंदा GSTR 1 फाइल करेगा, ये इसके GSTR 2B में आ जाएगा, इनवॉइस भी उसके नाम पे है, तो इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिल जाएगा। बट जब ये रीइंबर्समेंट मोड होता है दोस्तों, देन इन दैट केस ध्यान देना, रीइंबर्समेंट मोड के केस में यही सिचुएशन सेम आता होता है। मैकेनिक जो एक 5 लाख रुपए का बिल देगा, वो किसले को देगा पहले? पहले किसले उसका पेमेंट करेगा और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगा। अभी मुझे बताओ इनवॉइस किसके नाम पे रेज़ हो रहा है? किसले के नाम पे रेज़ हो रहा है। तो मैकेनिक जो भी इनवॉइस रेज़ किसले के नाम पे कर रहा है, विल इंश्योरेंस कंपनी गेट द आईटीसी? नो, बिकॉज़ इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे तो इनवॉइस रेज़ हो ही नहीं रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी को इधर आईटीसी नहीं मिलेगा। पॉइंट इज़ जभी भी वो कैशलेस मोड होता है, तभी आईटीसी मिल जाता है बिकॉज़ डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे इनवॉइस जाता है। बट अगर वो रीइंबर्समेंट मोड होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे इनवॉइस नहीं जाएगा, सो इंश्योरेंस कंपनी को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? एक इधर पॉइंट देखो, एक इधर पॉइंट देखो। इसके अंदर ये है कि अ, हाँ, क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल्स। ये जो डेमो व्हीकल्स आता है ना, फॉर एग्जांपल मैं डीलर हूँ और मैं डीलर के पास डेमो व्हीकल आया। अभी डेमो व्हीकल मैं सेल तो नहीं कर रहा हूँ आगे, तो वैसे देखा तो मुझे आईटीसी नहीं मिलना चाहिए बिकॉज़ इफ आई एम यूजिंग इट फॉर सेलिंग इट फर्दर, देन ओनली आई गेट द आईटीसी। और ये डेमो व्हीकल आई एम नॉट सेलिंग इट, आई एम यूजिंग इट फॉर डेमोंस्ट्रेशन पर्पस। सो इस पे क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड था कि इस पे आईटीसी मिलेगा क्या? सो द पॉइंट इज़ गवर्नमेंट ने बोला भाई ले लो आईटीसी इस पे, नो प्रॉब्लम इवन दो यू आर नॉट सेलिंग इट फर्दर स्टिल यू विल गेट द आईटीसी। सो टेस्ट ड्राइव का कार पे जो डेमो व्हीकल है, उस पे तुझे आईटीसी मिल जाएगा, बराबर? सो फॉर डेमोंस्ट्रेशन फीचर्स आईटीसी विल बी अलाउड, बट फॉर अदर पर्पस के लिए अगर तू यूज़ करता होगा, तो आईटीसी नहीं मिलेगा, बराबर है? सर अगर मेरे लिए वो स्टॉक इन ट्रेड होगा तो? अरे भाई, मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड होगा इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं सेलिंग इट फर्दर। इफ आई एम सेलिंग इट फर्दर कैन आई से 17.5 के अंदर हम लोग ने जो चार्ट देखा, चार्ट के अंदर हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है, इफ आई एम सेलिंग इट फर्दर, आई एम इन द बिज़नेस ऑफ सेलिंग, सो आई एम अ डीलर, आई विल डेफिनिटली गेट द आईटीसी। समझा कि नहीं? परफेक्ट है। ओके। नाउ अगर डेमो व्हीकल मैंने परचेज़ नहीं किया, मैंने डेमो व्हीकल मैन्युफैक्चरर का ही लिया और मैंने मेरे शोरूम के अंदर रख दिया। अरे भाई, अगर मैंने परचेज़ ही नहीं किया है, मैंने अभी तक परचेज़ ही नहीं किया है, तो मुझे आईटीसी की बात ही क्यों चल रही है? मैंने परचेज़ नहीं किया है, मैंने जीएसटी पे नहीं किया। उसका गाड़ी लेके आ रहा हूँ और मेरे शोरूम में रख रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्यों आ रहा है आईटीसी का? इधर क्वेश्चन ही नहीं आएगा आईटीसी का। इफ डेमो व्हीकल इज़ नॉट परचेज्ड, नो क्वेश्चन ऑफ आईटीसी एज़ द कार इज़ नॉट परचेज्ड बाय द डीलर। एकदम बराबर है। इधर तक अपना पूरा का पूरा आईटीसी कंप्लीट हो जाता है। अभी एक चीज़ सिर्फ़ तुम लोगों के साथ डिस्कस करनी बाकी है, सॉरी ये नहीं, ये। एक चीज़ मुझे तुम लोगों के साथ डिस्कस करनी बाकी है, दैट इज़ दिस। Availability of ITC for warranty replacement or of parts or repairs during the warranty period. You need to be extremely careful while understanding this. सब लोग ध्यान देना, ठीक है? सब लोग ध्यान देंगे और इसमें से क्वेश्चन अब तक बना नहीं है पर आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? और ये लास्ट पॉइंट होगा अपना आईटीसी का, उसके बाद अपना आईटीसी डन एंड डस्टेड है, ठीक है? देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑफ वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और रिपेयर्स ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। प्लीज अज्यूम करो और इमेजिन करो कि देयर इज वन एप्पल एंड देयर इज एन अमित महाजन। मैं एप्पल के पास जाता हूँ और एप्पल के पास जाके बोलता हूँ कि मुझे एक सेल फोन चाहिए। उन्होंने मुझे सेल फोन बेचा 1 लाख रुपए का, बराबर? उसके अंदर मुझे 1 साल का वारंटी दिया, ठीक है। मैंने फ़ोन लिया, यूज़ करना चालू किया, विथिन 1 ईयर 3rd मंथ में ही मेरा एप्पल का फ़ोन जो है वो खराब हो गया। कुछ खराब हो गया, मेरा कैमरा खराब, व्हाटएवर इट इज़। मैं एप्पल के पास गया और एप्पल के पास जाके उनको बोला आपने वारंटी दिया था मुझे, इसकी वजह से प्लीज़ ये वारंटी के अंदर चेंज करके देना।
सो एप्पल ने मुझे वारंटी के अंदर वो चेंज करके दिया। विल देयर बी एनी जीएसटी इन दिस केस? विल देयर बी एनी जीएसटी इन दिस केस? इधर कुछ भी जीएसटी होगा क्या? तो गवर्नमेंट सिंपल चीज बोलता है कि अगर उसके लिए एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज हुआ ही नहीं है, अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज हुआ ही नहीं है, देन इन दैट केस इस पे वापस जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज़ तूने जब भी पेमेंट किया होगा, तभी वो वारंटी का वो सब कुछ वैल्यू आया होगा उसमें। तो जो अगर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन अभी चार्ज नहीं हो रहा है ना, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर वो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज नहीं हो रहा है, इफ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन इज नॉट सॉरी, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, देन इन दैट केस वारंटी के अंदर कवर्ड नहीं था। अगर वारंटी के अंदर कवर्ड नहीं था, इसीलिए तो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, और इसके वजह से इस पे जीएसटी लग जाएगा। अगर एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है, जीएसटी लग जाएगा। ठीक है? ओके, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट का बात करते हैं। अभी ये जो अमित महाजन है, वो अमित महाजन एप्पल के पास नहीं जाता है। वो अमित महाजन एक डीलर के पास जाता है जिसका नाम है मेपल। मेपल के पास जाके एक फोन परचेज करता है, बराबर? फोन परचेज करने के बाद उसको बोलता है कि ठीक है, वारंटी है क्या? वो बोलता है यस, 1 साल का वारंटी है। नाउ इन दिस केस चलो परचेज किया, परचेज करने के बाद मैंने उसको पेमेंट किया, ठीक है। 1 साल के अंदर मेरा फोन खराब हो गया। देन इन दैट केस क्या होगा? अगर मेरा फोन खराब हुआ तो मैं मेपल के पास गया और मेपल को जाके बोला, भाई मेपल, इधर का जो कैमरा है वो खराब हो गया। तो मेपल ने मुझे कैमरा ठीक करके दिया। ये वारंटी के अंदर था, इसके लिए कुछ भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ। क्वेश्चन आता है कि इस पे जीएसटी लगेगा क्या? सिंपल बात, अगर इस पे कंसिडरेशन चार्ज हुआ ही नहीं है, तो जीएसटी कभी आएगा ही नहीं। बट अगर इस पे कंसिडरेशन चार्ज हुआ होगा, तो इस पे जीएसटी दोस्तों आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? सिंपल एकदम। ओके। तो अभी हम लोग ने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर इनका ट्रांजैक्शन देखा। सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर इनका ट्रांजैक्शन देखा। अभी थर्ड ट्रांजैक्शन क्या देखेंगे मालूम है हम लोग? अभी इमेजिन करो, अमित महाजन जब भी मेपल के पास कैमरा रिपेयर करने के लिए आया, है ना, इसे कैमरा चेंज करके दिया मेपल ने, तो मेपल ने खुद का कैमरा दिया ना। मेपल ने एप्पल के बिहाफ पे अपने स्टॉक में जो कैमरा था, वो कैमरा लिया और कैमरा फिक्स करके अमित महाजन को दे दिया। Now, don't you think Maple will charge some money from Apple to recover the amount for that camera? Because Maple का थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? एप्पल का था। समझ रहा ना? तो इसकी वजह से मेपल क्या करेगा? एप्पल को चार्ज करेगा। अभी इसका टैक्सेबिलिटी हम लोग देखते हैं। देखो, पार्ट रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, इज इट लाइक अ टैक्सेबल सप्लाई बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर? अभी तुम लोगों को समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पार्ट पार्ट रिप्लेसमेंट मतलब क्या? मतलब क्या? देखो, कैम नॉट वर्किंग, आई वेंट टू मेपल, मेपल रिप्लेस द कैम, warranty is given by manufacturer, but cam is replaced by whom? Maple. Are you understanding? तो इसके वजह से मेपल क्या करेगा? इनवॉइस रेज करेगा किस पे? मेपल इनवॉइस रेज करेगा किस पे? एप्पल पे। सो मेपल इश्यूज इनवॉइस टू ऑन एप्पल फॉर द कैम रिप्लेस्ड विच वॉज अवेलेबल विथ मेपल। मेपल ने खुद के पास जो कैम था वो रिप्लेस करके दे दिया। तो ये मेपल क्या कर रहा है? ये मेपल एप्पल पे इनवॉइस रेज कर रहा है और एप्पल क्या कर रहा है? उसका पेमेंट कर रहा है। से फॉर एग्जाम्पल 10,000 है प्लस 1,000 का जीएसटी है, बराबर? तो ये 1,000 रुपीज का पेमेंट एप्पल करेगा। ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। द क्वेश्चन कम्स, विल एप्पल गेट द आईटीसी ऑफ 1,000 रुपीज? विल एप्पल गेट द आईटीसी ऑफ 1,000 रुपीज? आंसर इज यस। क्यों नहीं मिलेगा एप्पल को आईटीसी? बिकॉज उसके बिजनेस के लिए यूज किया है। सो द क्वेश्चन इज, विल एप्पल गेट द आईटीसी? यस। देखो, मेपल टू कलेक्ट द वैल्यू प्लस जीएसटी एंड जीएसटी टू बी पेड बाय मेपल टू द गवर्नमेंट, बराबर ना? ये 1,000 रुपीज जो मेपल लेके आएगा, वो गवर्नमेंट को उसको देना पड़ेगा। लेगा वो। अरे यार, एक सेकंड, क्या हो गया भाई? तो मेपल को देना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, एप्पल को आईटीसी मिलेगा? यस, एप्पल कैन अवेल द आईटीसी। अभी एक क्वेश्चन है, कैन आई से मेपल ने जो अमित महाजन को कैमरा दिया, वो मेपल ने कुछ परचेज किया होगा, बराबर? परचेज किया होगा से फॉर एग्जाम्पल, और उस पर जीएसटी दिया होगा 5,000 रुपीज। द क्वेश्चन इज, कैन आई से ऐसा दिख रहा है? सी कैसे दिख रहा है? देखो, मेपल ने परचेज किया, उस पर आईटीसी लिया, और मेपल ने फ्री ऑफ कॉस्ट वो कैमरा दे दिया, बराबर ना? ऐसा ही दिख रहा है। इन द आइज ऑफ लॉ इट इज लुकिंग लाइक कि 5,000 का कैमरा लिया और मेपल ने फ्री में दे दिया। तो मेपल को क्या रिवर्स करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो उन्होंने बोला ये मेपल को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है।
तो यही चीज़ इधर क्या देखो मेपल टू कलेक्ट वैल्यू प्लस जीएसटी, आईटीसी नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड बाय मेपल, जो परचेज़ के टाइम पे लिया था एंड एप्पल कैन डेफिनिटली क्लेम द आईटीसी जो वो मेपल को पे करेगा वो। करेक्ट है? दूसरा पार्ट, अभी समझो एप्पल क्या करता है मालूम है? एप्पल को ऑलरेडी मालूम है, प्लीज़ समझो इधर ध्यान देना, एप्पल को ये चीज़ ऑलरेडी मालूम है कि मेपल के पास अप्रोक्सिमेटली जो रेनी सीज़न होता है ना, उसके वो टाइम पे ना चला जाता है, मतलब लोग आते हैं कैमरा रिप्लेस करने के लिए, तो मैन्युफैक्चरर जो है ना, वो एप्पल 50 या 100 कैम्स ऑलरेडी भेज देता है। एप्पल क्या करता है 100 कैमरा ऑलरेडी भेज देता है। मेपल के पास फ्री में 100 कैमरास आ गए अभी, तो किसी का भी अगर अंडर वारंटी आ गया, देन इन दैट केस मेपल क्या करेगा वो कैमरा रिप्लेस करके देगा। अभी मेपल का खुद का कॉस्ट लग रहा है क्या? नहीं, मेपल को कैमरास मिल रहा है 100 कैमरास, तो 100 कैमरास वो क्या कर रहा है, वो जैसे-जैसे लोग आ रहे हैं वैसे रिप्लेस करके दे रहा है। नाउ देखो मैन्युफैक्चरर सप्लाइज पार्ट विदाउट चार्ज। So Apple gives cameras to Maple and Maple replace the cam for the customers. ठीक है. Is there any consideration which is getting charged? No. There is no consideration which is getting charged. So इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है. Now the Apple को रिवर्स करने की जरूरत है क्या? Now the question is कि सर इधर Apple कैसे हो रहा है देखो. प्लीज सब लोग इधर ध्यान दो. प्लीज सब लोग इधर ध्यान दो. मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि इधर देखो. इधर एप्पल है, इधर मेपल है और इधर कस्टमर है. अभी ये केस में क्या हो रहा है? एप्पल ने कुछ परचेज़ किया होगा कैमरास, बराबर? कैम परचेज़ किए, समझो उसने 1 लाख रुपए का जीएसटी भर दिया। अभी एप्पल क्या कर रहा है, वो कैमरास ना मेपल को विदाउट कंसिडरेशन भेज के रख रहा है बिकॉज़ एप्पल नोज़ कि पॉइंट्स लोग आएँगे लोग, कस्टमर्स आएँगे मेपल के पास, ठीक है? तो ये विदाउट चार्ज, इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सर ये एप्पल को ये 1 लाख रुपए का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? जब ये कैम पर अभी इधर वापस कैसे दिख रहा है? एप्पल ने परचेज़ किया, फ्री में बेचा। और उसका आईटीसी ले लिया उसने। तो आइडियली आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? नहीं बाबा, बिकॉज़ 1 लाख जो आईटीसी लिया है वो वारंटी मतलब भले मैं 1 लाख का आईटीसी ले लिया, पर जो मैं अभी विदाउट कंसिडरेशन दे रहा हूँ कस्टमर्स को, उसके लिए मैंने पहले ओरिजिनली पैसा ले लिया है। ओरिजिनली पैसा ये कस्टमर से मैंने ले लिया है, जब भी उस मैंने प्रोडक्ट बेचा था तभी। तो ये विदाउट कंसिडरेशन एक्चुअली नहीं है। मैंने उसका पैसा ऑलरेडी मैंने ले लिया था वारंटी का। इसके वजह से भले ही दिखता है विदाउट कंसिडरेशन, बट स्टिल एप्पल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी। अंडरस्टैंडिंग? तीसरी बात ये आती है कि सब लोग ध्यान दो, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेपल क्या सोचता है मालूम है? मेपल सोचता है यार माँ कसम, एक काम कर देना, मेपल सोचता है एक काम कर दे, अभी वारंटी वाला नहीं सोच रहा है मेपल, मेपल अपना धंधा सोच रहा है। मेपल सोच रहा है कि यार जब भी रेनी सीज़न आता है ना, रेनी सीज़न जो आता है ना, रेनी सीज़न के केस में बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं और कैमराज़ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है? बहुत सारे लोग आते हैं और कैमराज़ एक्सचेंज नहीं सॉरी कैमराज़ रिप्लेस करते हैं। तो मेपल सोचता है कि दिस इज़ द बेस्ट पीरियड टू सेल माय कैमराज़। सो मेपल क्या करता है, मेपल एप्पल से 500 कैमराज़ मँगा ही लेता है। क्योंकि उसको धंधा करना है, 500 कैमराज़ बेचना है उसको। मैं वारंटी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 500 कैमराज़ बेचने का बात कर रहा हूँ। तो 500 कैमराज़ उसको बेचना है, बराबर? तो इसलिए मेपल ने क्या किया 500 कैमराज़ परचेज़ किए, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंड इज़ मैं मेपल हूँ, 500 कैमराज़ मेरे पास आ गए, ठीक है? अभी एक मेरे पास पर्सन आया और बोलता है कि वो भैया आपका जो एप्पल का फ़ोन लिया था ना, उसका अंडर वारंटी को चेंज करना है। मैंने बोला यार मैंने तो परचेज़ किए हुए कैमराज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी नाखुश तो नहीं कर सकता कस्टमर को। तो मैंने कस्टमर को बोला चलो ठीक है, ये जो कैमरा है वो रिप्लेस करके दे देता हूँ, आराम से। मैं जो कैमरा है वो रिप्लेस करके दे देता हूँ। सो कहने से मैंने जो परचेज़ किए हुए 500 कैमराज़ थे, उसमें से मैंने एक कैमरा यूज़ किया। Was it my responsibility to give that camera to that person? No. It was that Apple's responsibility. तो मैं एप्पल को बोलूँगा, भाई एप्पल मैंने तो तेरे से ₹500 कैमराज़ मैंने परचेज़ किए। बट एक कैमरा तो तेरे ही बिहाफ़ पे मैंने कस्टमर को दिया। सो मैं तुझे पेमेंट 500 इनवॉइस का नहीं करूँ 500 कैमराज़ का नहीं करूँगा। मैं ये पेमेंट सिर्फ 499 कैमराज़ का करूँ। मैं ये पेमेंट 500 कैमराज़ का नहीं करूँगा, 499 कैमराज़ का करूँगा बिकॉज़ एक जो है वो तेरे ही बिहाफ़ पे मैंने उसको फ्री में दिया है। सो मैं उसका क्यों तुझे पेमेंट करूँ? तो 499 का पेमेंट होने वाला है। इज़ एवरीबॉडी क्लियर विथ दिस? नाउ इनवॉइस तो 500 कैमराज़ का है। मैंने कितना कैमराज़ का पैसा देने वाला हूँ? 499। सो एक कैमरा का क्या? एक कैमरा के केस में जो एप्पल होगा
उसको इशू करना पड़ेगा क्रेडिट नोट, बिकॉज़ क्रेडिट नोट इशू होता है जब भी ज़्यादा चार्ज होता है देन एक्चुअल। व्हेन क्रेडिट नोट कभी इशू होता है जब भी ज़्यादा चार्ज होता है देन एक्चुअल, तभी क्रेडिट नोट इशू होता है। कहने से 1 के लिए ज़्यादा चार्ज हुआ है, इसके लिए वो 1 के लिए क्रेडिट नोट इशू करेगा। ये कंफ्यूजिंग है बट समझ जाना ये पॉइंट अच्छे से। ऑलरेडी सोल्ड 500 कैम्स टू मेपल। Maple is going to sell it further to customers whose cameras turn out to be faulty, which are not in warranty. Okay. तो Maple क्या करता है? Maple क्या करता है? If Maple gives one cam to the customer who was under warranty, then one cam was given by Maple, which was supposed to be given by Apple. तो Maple is not supposed to give 500 का वैल्यू, 500 का अमाउंट टू एप्पल। Maple is supposed to be only 499, बट इनवॉइस तो 500 का है। इसके लिए एक के लिए जो एप्पल होगा वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। देखो, why will Apple pay why will Maple pay for 500 cameras where one cam was sold on behalf of Apple? Makes sense. Therefore, he should be charged only for 499 cameras and therefore credit note will be issued. दो चीजें करनी पड़ेगी, एप्पल को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और मेपल को एक जो अभी क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और मेपल को एक यूनिट का जो उसने आईटीसी लिया होगा वो रिवर्स करना। बिकॉज जब भी इनवॉइस रेज किया होगा मेपल ने आईटीसी भी 500 यूनिट्स का ही लिया होगा ना, तो 499 का ही लेना चाहिए। तो एक का क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा और एप्पल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। समझा? सो आईटीसी रिवर्सल रिक्वायर्ड बाय एप्पल, नो। 499 टू मेपल को सप्लाई करेगा, मतलब इनवॉइस रेज करेगा एंड अंडर वारंटी उसने एक बेचा, 499 मेपल को बेचा और एक अंडर वारंटी बेचा। अभी मेपल को एक का रिवर्स करना पड़ेगा क्या? यस, मेपल को एक का रिवर्स करना पड़ेगा बिकॉज उतना वो पेमेंट कर ही नहीं एक का, वो 499 का ही पेमेंट कर रहा है। परफेक्ट, ओके, अंडरस्टैंडिंग, समझा क्या? ओके। उसके बाद replenishment of distributor stock. Now Maple used its own stock and Apple sent the goods for restoration of stock. क्या हुआ इसमें? मेपल ने खुद का क्या कैमरा यूज किया और मेपल ने खुद का कैमरा यूज किया और एप्पल ने एक कैमरा उसको वापस दे दिया। तो ठीक है ना, इसमें कुछ रिवर्सल की जरूरत है नहीं, कुछ नहीं। मेरा जो स्टॉक जितना कम हुआ उतना एप्पल ने मुझे दे दिया, खेल खत्म। इसमें कुछ भी रिवर्सल, कुछ भी किसी की भी जरूरत नहीं। ओके। लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड्स रिपेयर सर्विस टू कस्टमर्स। ये सेम चीज है जैसे मैंने बात किया, फॉर एग्जांपल मेपल का बात करते हैं। मेपल के पास कस्टमर आया, मैं मेपल हूं, कस्टमर मेरे पास आया और कस्टमर ने बोला रिपेयरिंग करके चाहिए, वारंटी के अंदर है। अभी मैं मेपल ऑन बिहाफ ऑफ एप्पल रिपेयरिंग का सर्विस देता हूं। अभी कस्टमर के लिए तो फ्री है बिकॉज इट इज अंडर वारंटी। तो मेपल क्या करेगा, मेपल एप्पल को इनवॉइस रेज करके बताएगा, अरे भाई तेरे बिहाफ पे मैंने किसी को सर्विस दिया है, तो प्लीज इतना पैसा दे मुझे, लोगों को बिठा के काम करवाया मैंने। तो जो भी मैं इनवॉइस एप्पल पे रेज करूंगा तो एप्पल मुझे वैल्यू देगा और उस पर जीएसटी भी देगा। बराबर, परफेक्ट एकदम। नाउ आईटीसी कैन बी क्लेम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, दैट इज ओके। एक लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, दैट इज एक्सटेंडेड वारंटी। एप्पल है, कस्टमर है, कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने जब भी फोन परचेज किया तभी एप्पल ने पूछा आपको एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए क्या? मैंने बोला कि चलो दे दो। तो एक्सटेंडेड वारंटी के लिए 10,000 रुपीज पे किया। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, अगर ये 10,000 रुपीज पे एक्सटेंडेड वारंटी के लिए पे किया है एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, फोन लिया तभी 10,000 पे किया, और अगर मैंने ये एक्सटेंडेड वारंटी एप्पल से खुद लिया, मतलब एप्पल से ही लिया होगा, देन इन दैट केस दिस विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्पोजिट सप्लाई। दोस्तों, दिस विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्पोजिट सप्लाई। और कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब दैट एक्सटेंडेड वारंटी विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक योर फोन का सप्लाई। अंडरस्टैंडिंग? सो अगर ये एक्सटेंडेड वारंटी 10,000 रुपीज का एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई एप्पल से ही लिया होगा, तो वो एप्पल जैसा, मतलब वो फोन जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्पोजिट सप्लाई। बराबर। सो रेट ऑफ गुड्स विल बी एप्लीकेबल ऑन वारंटी। बट अगर एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल ये जो एप्पल है, एप्पल का प्रोडक्ट मैंने क्रोमा से परचेस किया,
ठीक है? क्रोमा से परचेज़ किया, मैंने फ़ोन तो एप्पल का लिया, बट मैंने एक्सटेंडेड वारंटी क्रोमा से लिया, एक्सटेंडेड वारंटी क्रोमा से लिया। फिर इन दैट केस ये कंपोजिट सप्लाई हो सकता है क्या? ये कभी भी कंपोजिट सप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज़ ये दोनों अलग-अलग लोगो से ले रहा हूँ, करेक्ट? द सेल इज़ बाय एप्पल एंड एक्सटेंडेड वारंटी इज़ बाय क्रोमा। तो ये ट्रीट वारंटी सेपरेटली, अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद बात करते हैं आफ्टर ओरिजिनल सप्लाई मतलब ये एक्सटेंडेड वारंटी कभी लिया? एक बार मैंने फ़ोन ले लिया 2-3 दिन हो गए, उसके बाद मुझे समझा नहीं यार मैंने तो एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहिए। तो मैंने बाद में ले लिया एक्सटेंडेड वारंटी। तो कैन इट बी कंसिडर्ड एज़ कंपोजिट सप्लाई? नो भाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो तूने लिया ही नहीं था। इसके लिए यू हैव टू ट्रीट दिस एक्सटेंडेड वारंटी सेपरेटली। अभी ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है ना, ये जो पूरा का पूरा मैं बात कर रहा हूँ ना, एक्सटेंडेड वारंटी और वो सब, ये पूरा का पूरा वारंटी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चैप्टर जो तुम लोगों को एक चैप्टर में सिखा रहा हूँ। क्रेडिट नोट आना चाहिए, सप्लाई का चैप्टर आना चाहिए, आईटीसी का चैप्टर आना चाहिए। एक बार ये अच्छे से तुम लोग रीड करके रखना। पर हम लोग ने बाकी जो चीज़ें थी ना आईटीसी के अंदर, बाकी चीज़ें एकदम मस्त के तरीके से कंप्लीट की है। हम लोग ने अभी तक कितने सेक्शन देखे, सेक्शन नंबर 16 किया, सेक्शन नंबर 17 किया, सेक्शन नंबर 18 किया। एवरीथिंग विथ ऑल द सर्कुलर्स, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर रिविजन। आई होप दैट अपना जो 2 घंटे का जो रिविजन था, अपना ऑलमोस्ट मतलब 1 ऑवर 50 मिनट 49 जो भी है, इतना रिविजन था। आई होप दैट दिस एंटायर रिविजन वाज़ हेल्पफुल फॉर यू। और अगर तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग फॉर दिस लेक्चर लाइव। आई होप मस्त मस्त के तरीके से तुम्हारा ये चीज़ हुआ। ठीक है? चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और सब दोस्तों के साथ ही शेयर करना और तुम्हारे रिव्यूज़ भी बताना मुझे। आई विल बी वेटिंग। चलो, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, बाय। सी यू। बाय, बाय, बाय।